नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी और मैं इस वक्त हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ जैसा कि आप जानते हैं हमेशा कहाँ है? आपके साथ, हमेशा आपके साथ, याद रख लीजिएगा। Pradeep ji, this is the first I have heard of it, or maybe I am ignorant, that Muslims used to at least offer a chadar or a sandal at the Triambkeshwar Mandir. Of course, they say the tradition is that they would go near the north gate and keep moving forward. This is the first time that they try to come near the steps. Now, is that something new, or have you heard of it? I have not heard of it. In fact, the gentleman along with Jitendra Award was saying that's a century-old tradition. And you have mixed two videos, one of some earlier year and current year. This year we never tried to go in, entrance se bahar nikla tha. So all these kinds of things are happening. As the main question, as you said, is there any tradition of 100 years? But this is the funny part. तो मतलब अगर आप किसी भी सूफी संत की या किसी भी पीर साहब की अगर आप संदल लेकर के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जा रहे हैं, तो आर यू ऑल्सो सेइंग हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं आप? मतलब फिर तो अंदर जाकर के आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर फिर आपको हाथ जोड़ने चाहिए। आई थिंक एज हिंदूज वी शुड वेलकम इट। एवरी हिंदू शुड वेलकम इट। ऐसी क्या बात है? महादेव तो सबके हैं। एक ट्रेडिशन है, अभी कस्टम ट्रेडिशन है नहीं है। कुछ लोग नासिक के कहते हैं कि देयर वाज, सम पीपल से इट्स न्यूली इन्वेंटेड, दे वर forcibly trying to enter in. Now this a procession entering a temple of a different religion, actually we have never heard of it. Nobody has heard of it. I haven't heard of it anyway. Yes. So I am not sure what the tradition is, but we just came to know from Nashik that there is a tradition कि वो सामने से चादर जाती है, ऐसे करके 1 मिनट के लिए दिखाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं, ऐसा करके कहा गया है। I tell you what, I think we have Mr. Sriraj Nair of the Vishwa Hindu Parishad with us. Let's ask him. Nair साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव सर। नायर साहब, हैव यू हर्ड ऑफ दिस ट्रेडिशन? आपने सुना? मैंने नहीं सुना साहब कि कोई मुस्लिम चादर ज्योतिर्लिंग के आसपास, मतलब ये कुछ नई चीज है। मतलब हैव यू हर्ड ऑफ दिस बिफोर? राजीव जी, आप पत्रकारिता की दुनिया में इतने वर्षों से हैं सर, और 42 साल हो गए, 42 इयर्स वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 42 इयर्स। और आपने नहीं सुना तो इसका मतलब बिल्कुल ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता जी। तो ये कभी था नहीं, ये जानबूझकर पिछले कुछ समय से। और मैं सबसे पहले तो इस्लाम की बुनियाद पर जाएंगे। इस्लाम की बुनियाद ही बुत परिस्थिति के विरोध में। अपने आप को बुत शिखन बोलते हैं सर। हाँ, बुद्ध। और वो तो कह रहे हैं कि सारे बुद्ध को मोहम्मद ने वहां पर मक्का फतेह की थी, 360 बुद्धों को ध्वस्त किया, और उसके बाद इसका मतलब बुद्ध परिस्थिति तब थी और उसको खत्म किया। और इस्लाम में तो बुद्ध परिस्थिति को हराम माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो है, जिस प्रकार से एक माफिया खड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर, जिन्होंने आपने देखा दक्षिण भारत में भी गांव के गांव क्लेम कर दिए वक्फ बोर्ड ने। आज ये चादर चढ़ाने का ढकोसला करेंगे, कल क्लेम करेंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है, और ये एक नाटक ढकोसला है। इसमें कोई इस्लाम की मान्यता बिल्कुल के खिलाफ है, और वहां पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और मुसलमानों का एक बार उन्होंने दुस्साहस कर दिया कि बेहतर होगा मुस्लिम समाज अपने युवकों को समझाए, नहीं तो फिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अपनी भाषा में समझाएगा इनको, फिर इनको मालूम पड़ेगा क्या होगा। तो ये नाटक ढकोसला और ये फ्रॉड, ये कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के बहाने ये प्रॉपर्टियां देश की छीनने की और जब्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, ये अपने हरकतों से बाज आए तो इनके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर बजरंग दल स्टाइल में इनको जवाब दिया जाए। लेकिन नायर साहब ये बताएं, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वी हैव अ बीजेपी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र में साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है, तो इतना साहस ये कर कैसे सकते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। On what basis did they think that they would be able to succeed at this? Sir? They never succeeded. They tried to gate crash, but they never succeeded.
And you've seen that Honorable Deputy CM and the Home Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, has already called for a SIT investigation. And so we are hopeful that this jihadi element will be punished as per the law of the state. तो ये इनका दुस्साहस का परिणाम ये भुगतेंगे बहुत जल्दी. और हमने भी हमारे केंद्रीय महामंत्री श्री मिलिंद परांडे जी का भी परसों एक प्रेस वक्तव्य आ गया है. अगर इस प्रकार का दुस्साहस किया तो फिर हमारी बजरंग दल की ताकत पूरे देश में है. और अगर ये जिहादी डरते हैं तो केवल और केवल बजरंग दल से डरते हैं, तो हम अपने बजरंग दल के स्टाइल में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे. लेकिन नायक साहब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? Sorry, I am continuing with this, but I really would like to understand because I am very disturbed at this. I am personally disturbed. Let me tell you this. I should not be. I agree, but it is a very disturbing sign. इसका मतलब ये हुआ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप सुधारीकरण कर दें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं. इसका मतलब प्रयत्न ये था, अटेम्प्ट ये था कि किसी भी तरीके से कम्युनल टेंशन क्रिएट की जाए और यहां पर दंगा हो. इज दैट इट? बिल्कुल. विक्टिम क्राइम, ये लोग आज तक ये जिहादी एलिमेंट इस देश में जितने दंगे भड़के हैं, इसकी शुरुआत, इसकी पैरवी किसने की हम सब जानते हैं. अब ये ऐसी हरकतें करेंगे, फिर कोई इनको पीट देगा, फिर ये विक्टिम क्राई करेंगे, इनका रोना शुरू होगा. ये हर जगह, ये चाहे यूपी हो, गुजरात हो और बाकी देश के अन्य राज्यों में इनकी ये उंगलीबाजी करते हैं, ये शुरुआत करते हैं. वहां पर भी आपने मुजफ्फरनगर में देखा कि 2 लड़कियों को किस प्रकार से छेड़ा गया, और वहां पर आजम खान ने इंटरवीन किया और ऊपर से लड़की के भाई को पीटा. और फिर आपने देखा जो हिंदू समाज ने जो किया. पर शुरुआत यही लोग करते हैं, इन्हीं के हथकंडों से ये बाज आते नहीं है, फिर पिटते हैं और उसके बाद विक्टिम क्राई करते हैं, और फिर कहते हैं देश में माइनॉरिटी, तथाकथित माइनॉरिटी सेफ नहीं है. तो इनके जो उलेमा इकराम जो है, इनके बड़े बुजुर्ग, अगर इनके पास थोड़ा दिमाग है तो इनके जाहिल युवकों को समझाना चाहिए. नहीं समझेंगे तो फिर मैंने कहा बजरंग दल है, उसे उनका काम वो करेंगे. प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसा कुछ हो जाता, मान लीजिए कुछ यहाँ पर कुछ हिंसात्मक घटना हो जाती, तो उसके बाद द हिंदू, फ्रंटलाइन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सब लोग आ जाते और ये कहते लुक हाउ द माइनॉरिटीज आर बीइंग मिसट्रीटेड इन मोदीज इंडिया. कहने का मतलब ये हुआ. प्रदीप जी, त्र्यंबकेश्वर, श्रीराज जी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, one of the most renowned temples, and a dispute over there. Now, as you rightly said, that they are trying to create a right of way, trying to create a right into the property. The property interest is one of them. Are they getting tactical support from the political parties of Maharashtra? Because जिस प्रकार से संजय राउत ने उठाया कि SIT किस लिए निर्माण किया, 100 साल से ये चल रहा है, रामनवमी के दंगे पर SIT क्यों नहीं फडणवीस जी ने किया. तो are they getting tactical support from the opposition, and is this some kind of Sriraj ji? Yes, Pradeep, definitely they are getting tacit support from the so-called secular parties. Now Shiv Sena MP Sanjay Raut has also become a secular overnight, because he was a hardline Hindutva guy a few years back, but then now vote bank politics has also dragged into this, and you've seen what has happened to his party. So they are definitely, this jihadi elements are getting support from the so-called secular politicians who are eyeing their votes, and they have been treated as vote banks. So, but that's not going to work. Maybe in Karnataka, after the Karnataka election, some people might have got some motivation, but that's short-lived. It's now, in fact, after post-election, the scenes which have come, and it's viral on social media also. So people are. I hope the people of Karnataka, the Hindus who voted for the Communist Party, themselves might be repenting. So this is purely appeasement politics, and under the guise of appeasement politics, and a shrine like Triambkeshwar, which is among the 12 JYOTIRLINGAM, and the most revered temples for Hindus across the world. Yes. So this kind of tacit support by Sanjay Raut or Jitendra Howard, it's really a sad state of affairs. They have already paid. See the plight of their politics, where they stand now. So they are going to be wiped out. So this is not going to work. And in Maharashtra, Maharashtra is a bhumi of sadhu sant. It's a land of Pandharpur and Triambkeshwar, and it's a holy land. So here, this kind of
elements, even if they get support from anywhere, they are not going to succeed in long term. But this is so funny, Mr. Nair, it's so funny. I'll tell you what, I find this absolutely, completely and totally, the whole thing smacks of not just arrogance but stupidity. Sir, this is a Jyotirling. अगले दिन कोई आकर के बोलेगा कि मैं वैष्णो देवी में जाकर के संदल या चादर चढ़ाऊंगा, मतलब मेरे जहन के बाहर है ये. How can you even think like this? बजाज साहब, आपने स्वयं कहा 42 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं. इस प्रकार का हास्यास्पद वाक्य आपने सुना नहीं है. आपको, मैं भी, आपको, हम सब आपको कई वर्षों से देख रहे हैं बिना दाढ़ी के, समय से. उससे पहले बिना दाढ़ी के आप बिल्कुल, लेकिन आज भी आप पहले जैसे हैंडसम लगे हैं. लेकिन इतने वर्षों में आपने तो ये जोक सुना नहीं था कि ज्योतिर्लिंग में वहां पे नासिक त्र्यंबकेश्वर में कोई जहादी लोग जाते थे चादर चढ़ा. तो ये एक बहुत बड़ा हास्यास्पद वाक्य है और इसको ये सपोर्ट करने वाले वो अंधे मुंह गिरेंगे. तो इन्होंने दुस्साहस किया है और इन पर गलत जगह पे किया है. महाराष्ट्र में इसका जवाब यहाँ के हिंदू देंगे. और पहली बात तो ये एसआईटी का गठन किया है माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने. तो हम पहले तो देखेंगे कि इसका रिपोर्ट क्या था, जल्दी आएगा. और हमने भी ये बयान किया है कि लास्ट वार्निंग है. इसके बाद अगर ये दुस्साहस करते हैं तो फिर इन जिहादी तत्वों को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारी तरीके से हम जवाब देंगे. फिर इनको याद आएगा गुजरात, इनको याद आएगा मुजफ्फरनगर. तो ये बात है, हम उनको खुले चेतावनी देते हैं. अगर ये चाहते हैं गुजरात करना या मुजफ्फरनगर करना तो फिर ये आगे दुस्साहस करें, फिर देखेंगे. Sridharji, you are seeing the Karnataka pattern because Karnataka mein we saw en masse voting of polarization of Muslim votes in favor of Congress. जबरदस्त, जो JDS को छोड़ के कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ मूव करना और 100% वोट पैटर्न जो मैक्सिमम वोटिंग मुस्लिम कम्युनिटी हैज डन फॉर द कांग्रेस. एंड इन रिटर्न द मुस्लिम कम्युनिटी आस्क्ड फॉर सम पोस्ट, very important portfolios. They said we need some cabinet portfolios, we need deputy CM posts. They demanded it. You see a phenomenon, it's a pattern. Is it a pattern that worked in Karnataka and slowly the same pattern is trying to be followed in Maharashtra? But this pattern began in Bengal. If you see, Bengal, Purpura Sharif also, and Congress and CPM. The entire chunk of Muslim vote, that is 27% Muslims are there in Bengal, and 95% Muslims voted for TMC. Similarly, it happened in UP, but UP, what happened? The Hindus voted, Hindu polarization was there. So, although Muslims 88 to 90% Muslims voted to Samajwadi Party, and they didn't vote for BSP or Congress. But at the end of the day, there was a huge polarization of Hindu votes, so it didn't work there. But in Karnataka and Bengal, definitely it doesn't work because 13% Muslim population you see in Karnataka. Out of that, 88% of Muslims have voted for Congress, and JDS have been nearly wiped out, which had CM Ibrahim as its state president. So although and still they and CM Ibrahim, I was following up the Karnataka election. He did so many rallies and he campaigned so well, but still the Muslims in mass they voted for Congress. But in Maharashtra, it's a different situation altogether. Here it is. This is not going to work. So, and moreover, after the Karnataka elections, those Hindus who have voted for Congress may be repenting. So this is definitely an eye opener for Hindus. If they vote for this kind of parties who have an anti-Hindu DNA, then the survival of Hindus will be difficult. So now Hindus have definitely awakened, and we are also creating a major awareness amongst Hindus to vote vote to those parties which will be Hindu friendly. So now, in 2024, if Modi ji has to come back again in a big way, UP Shat Pratishat, that is probably Vishwa Hindu Parishad, all the Hindutwadi parties, they are having this particular slogan that UP Shat Pratishat. Any work towards, the VHP is working towards that to ensure that UP is Shat Pratishat for the BJP? See, Pradeep, we don't involve ourselves in direct electoral politics, but at the same time, we want a party which thinks of the interest of the Hindus
And we have seen in last post-independence for 60 years how Hindus were suppressed, how a political party which ruled the country tried to make Hindus the second-class citizens, and how Mr. Manmohan Singh, the time when he took the oath, he said the first right on the resources of this nation belongs to the Muslims. So Hindus were suppressed. The term saffron terrorism was coined. So so much of and even you've seen that Ram Temple. The Congress tried to ensure that the Ram Temple does not come in existence. They roped in the best of the lawyers so to ensure that the Hindus lose the case. So the basic DNA of the Congress party and the so-called secular parties have always been anti-Hindu. But now post 2014, the scenario has definitely changed. The Hindus have united, keeping aside caste, creed, the gotra or languages or geographical existence. Now there's a lot of change in Hindus, and Hindus are also uniting. So that is the reason we are seeing the situation overall. In UP, back-to-back winning. Gujarat elections also took place recently. It was a massive victory for the BJP. So Hindus have awakened, and Hindus know if they don't vote for a party which is not going to take care of their interest, the Hindus are going to be in trouble. You have actually revived temples in Uttar Pradesh 500 years. Yani after Aurangzeb actually conquered that particular temples or changed the entire positions there, this government and VHP together have been able to revive temples after 500 years. That's itself a big history in itself. And you have a lot of work to do where Kashi Vishwanath is concerned, Ram Janmabhoomi, Krishna Janmabhoomi. This seems to be a very revival of the Hindu period, if you call it. Because after Aurangzeb, yes, find that you have revived it now. Sridharji, what are the further plans, sir? See, Pradeep, we have to understand that we have a backlog of around 800 to 1000 years. And we got independence, so-called independence in 1947. Again, we were divided. The Muslims of this undivided India were not interested to stay with the Hindus, and they divided the country into three pieces now: Bangladesh and Pakistan and the current India. We have a backlog, so there is a lot of work to be done, and we want to awaken each and every Hindu, so that irrespective of the state he belongs, irrespective of the language he or she speaks, irrespective of the puja paddhati they do or perform. We want every Hindu across the world. We are a population of more than 110 crores, and every seventh person walking on this planet is a Hindu. So it's so we have to ensure that the Hindus unite, and the backlog is covered very fast. That's what is the intention. Now over here, the other thing is, Sriraj Nair Sahab, there are a couple of things which have happened in the recent past. A, of course, is the Karnataka election, where the BJP suffered a major defeat. उसके पहले अगर आपको याद होगा, अभी भी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है. इनफैक्ट द सुप्रीम कोर्ट has just given another order. West Bengal banned the Kerala story, and the Supreme Court has said that please write a disclaimer that there is no empirical or real proof of 32,000 Kerala women actually having joined the ISI. So just write that. Now, in terms of, if you take both the things together, do you think perhaps the makers of the Kerala story, if they had done their research in a more rigorous fashion and had documented everything that they had stated over there, it would have been far better? Because from the other side, the criticism is that you started with 32,000, came down to 100, then came down to just 3. Mr. Nair. See, I also have seen Kerala story, and then me and Pradeep both belong to Kerala. Yes. And I have met so many girls. Now, we had an event in Vasai last month only. Yes. Where we had invited all these girls who were victims of this jihadi network, and which happens in a very organized way, trapping Hindu girls, and I hope you might have also seen the movie, and destroying their life, and some have escaped to Afghanistan and Syria. So this is the real story. And Mr. Shashi Tharoor himself had tweeted a few years back that it's a serious. The state has to think that girls are missing.
So definitely there may be controversy about the numbers, but the fact remains that this kind of organized conspiracy of love jihad is in existence. And this term love jihad was coined by the church in Kerala, where so many Christian girls were lured and they have taken it is not that it was coined by the VHP or RSS or any Hindu organization. The term love jihad, the term narcotic jihad, all this was coined by the bishop and the church in Kerala. So, which is the biggest fact, and we cannot be in denial mode. So, numbers is definitely maybe some may come. We don't want to get into numbers. I have personally met so many girls who were victims, who were trapped and who have been rescued. I know the organization which is supporting this kind of girls who have been trapped and and who are rehabilitated in Trivandrum and Tripunitara. So this is a fact. Today also, before I came to a show, I was speaking to Kerala and to one of the victims who was trapped and who was taken to Sri Lanka. So this is the biggest fact which we cannot live in denial mode. It's an organized conspiracy happening to trap Hindu girls, and these jihadi elements are a big danger to the society in totality. Now over here there is a gentleman called Parvez Konkani, former chairman of the Nashik district Central Cooperative Bank and resident of Triambkeshwar. He says that this showing the sandal of frankincense and dhoop and all that is a symbol of syncretism. This ritual has been taking place for ages. That's what he says. Muslims make up a very small percentage of the city's population and have stayed in harmony, and this has been going on now for decades, where no attempt is being made to enter the temple, but even as the procession passes Triambkeshwar, everybody pauses and they show jisko sandal bolte hain, they show it on the north gate of the Triambkeshwar temple and move on. So why is it being questioned now, sir? See, why it is being questioned now is because nobody has heard nobody ever heard, including you, that this kind of drama happening in the past. That is why it is questioned. And moreover, it is contradictory to Islam also. Do Islam permit idol worshipping? Buddha parasti is the biggest haram in their so-called religion. Yes. So, a thing which is haram, why would you want to do haram? You don't do haram things. You do only halal things. And so don't get into and don't mess with Hindu temples. That's what we want to say. You may be a minuscule minority or so-called minority, but if you mess around with this shrines or with the Hindu temples, then you will have to pay for it. So in effect, what you're really saying is that this is possibly the beginning of an attempt, maybe by the Waqf board or by a mafia, maybe 10 years later or 15 years later, to lay claim to the land in and around Triambkeshwar temple. That could be it. Exactly. See, now you see, there are even some villages have forget about only temple. In Tamil Nadu, this Waqf board claims that this entire village belongs to the Waqf board. Similarly, a couple of temples they have, forcibly taken. So this is. But that's true for Kerala also. But by the way, that's true for Kerala. Yeah, in Malappuram also one temple. Not one, there are 10. There are 11 temples that I have read about. 11 temples that I have read about, which now fall within Waqf board land. In Karnataka also, half it's a temple, half they made a mosque. So this is a conspiracy. At the end of the day, they are land mafias, they are land sharks. But they better not play here in Maharashtra. In fact, they should not attempt anywhere in the country. They will otherwise pay for it. As I said, they only ask for Muzaffarnagar. They only ask for, had they not burned the train, then this mess, they would not have lost more than 3,000, whatever it is. So let us not get into it. Let us Sir, the official figure is 1,100, out of which about 874 Muslims died and the rest were Hindus. But they should not have, had the train would not been burned, this would not have happened. Similarly, yes. They should not start. They should not start. That's what we want to appeal. Yes. Then and better not victimize later than what happens. Mr. Nair, the other thing also is that at the moment, according to almost semi-official estimates,
out of a total population of over 142 crores, that is India, we are the largest country in the world but in terms of population. There are over 24.5 crore Muslims, which makes India home to the largest number of Muslims anywhere in the world. Yes. They are not minority. We have overtaken Indonesia. So how can 24 crore people be a minority? At best, as I have been saying this now for the last 10 years, 10 साल हो गए सर मुझे बोलते हुए, at best Muslims are the second largest majority. Exactly. So other than Parsis can be minority, or Jews, if there are few Jews who are left in India, can be termed as minorities. Yes. Muslims in this nation, and how can, and they are all converts. It is just 300-400 years back. Their ancestors were all Hindus. So somebody converting to a foreign religion cannot be termed as minority in any way. If they are, that is the reason, otherwise in Islam, Buddha-parasti or even create Chadar chadawing or Ajmer, all this is haram. Yes. But they have a different kind of Islam here. And over the years, they will realize, and now even in Pakistan, I was seeing a documentary, they have been, how long they have been living in denial about thinking that Muhammad bin Qasim or Ottoman Empire, they are the lineage of Ottoman Empire. But now they are talking about who their ancestors are. So Indian Muslims, their ancestors were 100% Hindus. So their ancestors got scared and converted. So that does not mean they become minority. They are no way minority in this country. So what you're saying, Sridharji, is perfectly right. Muhammad Ali Jinnah himself made this history that Muhammad bin Qasim was the founder of Pakistan. But then Muhammad Ali Jinnah himself was a Gujarati Ruwana. He was Thakkar. Yes. Muhammad Ali Jinnah was a Gujarati Ruwana. His grandfather was a Hindu. Yes, and he converted. He converted. Yes, converted. Bhutto, if you see, read a book, Rising to the That's right. He said, we were Rajputs. Yes. So they all were Hindus. सब वन चलते एक सवाल सर, बड़ा जरा टेढ़ा सवाल है. मुझे मालूम नहीं आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे. सर एक और बात सामने आई है ये त्र्यंबकेश्वर के इंसिडेंट को लेकर के. It is being said by a particular lobby that following the defeat of the BJP in Karnataka, this entire incident was deliberately created by the BJP to lay the foundations for proper polarization of votes by the time elections come around in Maharashtra. Sir. देखिए अगर इनको लग रहा है कि ये मौका क्यों देते हैं, इनको क्या जरूरत थी चादर लेकर के मंदिर के सामने जाने की, यही लोग मौका दे रहे हैं ना, तो बंद करेंगे ऐसी हरकतें, इन्हीं को बंद करना चाहिए ऐसी हरकतें, तो फिर होगा, फिर हम मौका नहीं देंगे. ये देखिए ये विक्टिम क्राई करने का इनकी पुरानी आदत है. ये हथकंडे करते हैं, इनके फिर उसके बाद पीटते हैं और फिर इनका रोना रोते हैं. इनको बंद करना चाहिए ऐसी हरकतें, फिर इनको बहाने भी नहीं मिलेंगे. तो ये खुद ही मौका दे रहे हैं ना. अगर ऐसा तो लग रहा है कि पोलराइजेशन का कोई ट्राई कर रहा है तो मौका किसने दिया? इनको क्या जरूरत थी? आप 42 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इतने सालों से वर्षों से नासिक और त्र्यंबकेश्वर में रहने वाले हिंदुओं ने कभी देखा नहीं इस प्रकार का ढकोसला. ये पहली बार इस पर सामने आया. Well, I haven't heard of it. ये बंद कर दे. सर ऐसा है कि मैंने कभी नहीं सुना. आपने नहीं सुना तो फिर बात, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब आपने सुना तो मैंने नहीं सुना सर. प्रदीप जी ने भी नहीं सुना, मैंने नहीं सुना. नायर साहब आप भी यहाँ पर हैं, बॉम्बे मुंबई में पता नहीं कितने सालों से, लेकिन बहुत सालों से मुंबई में ही जी. But anyway, I hope this quietens down. I hope that there will be no further incidents, and I hope peace prevails all over the place, and people don't do anything foolish. That's all that we can hope for. Mr. Nair, thank you very much. Great pleasure talking to you as usual, as always. Thank you. And we were able to get you after a long time. You've been a very busy man. Yeah. You have been a very busy man. So I always love to be on the show. क्या होता है कहीं ना कहीं something or other. I was traveling in between, and the evening time some meetings and all. Otherwise, I always love to be on the show. Right. Thank you, and I'll definitely love to be in your show in future also. Thank you very much. Shriyaj Nair साहब, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, बहुत धन्यवाद. नमस्कार सर, वंदे मातरम. नमस्कार, धन्यवाद प्रदीप जी. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम. All right, I hope this quietens down. I hope this is the last that we hear of it.
I didn't really want to take up this subject, but where everybody was talking about it, Hussain Dalwai Saab saying something, somebody else saying something. I mean, it's oh dear. I hope this just finishes off right here. मैं उम्मीद करता हूँ कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर वाला जो इंसिडेंट है, आज के बाद इसके बारे में ना कोई डिस्कशन होगा, ना कुछ और होगा. मतलब अभी But it seems to be polarizing with Sanjay Raut, Jitendra Awad, Dev Fadnavis, everybody involving themselves and giving it a color. Now the SIT, the very fact that Sanjay Raut says, why did you have to initiate an SIT? Definitely FIR has been registered. FIR has been registered, but you also had an SIT. So very fact that Sanjay Raut is questioning why Devendra Fadnavis had an SIT for the Triambkeshwar incident and not for the Ram Navami oids and other oids. Things are flaring up, and hope it doesn't flare up to such an extent. So which means that there would be an attempt at polarization. Exactly. Of votes. Yes. Again, Muslims versus Hindu or Hindu versus Muslim could be the main plank on which, or one of the planks on which elections could be fought in Maharashtra. There is a possibility, one never knows. I hope it doesn't happen, but there are so many times when our hopes have been belied. Now at the moment with us, let's ask Mr. Nasir Hussain of the Congress. Nasir Hussain Saab, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार सर. इतना ढीला नमस्कार मतलब क्या है यार, ये क्या है, मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आया यार, क्या है. आप कुछ फोरकास्ट भी कर रहे थे आपके ट्विटर अकाउंट में, हम लोग देखे थे वो क्या सीएम होगा, डेप्यूटी सीएम ये होगा. जो मैंने कहा वो सही हुआ. लेकिन वो तो होना ही था सर, ऐसी कोई बात तो नहीं है. मतलब क्या है कि बाकी सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई देखिए कांग्रेस टूटने वाली है, ये टूटने वाली है. मतलब वो तो अजीबोगरीब तरीके से लोग बात कर रहे थे. उसमें तो कोई दम नहीं है. मतलब इट ऑलवेज हैपेंस. कांग्रेस के अंदर ऐसा है कि जब भी मुख्यमंत्री पद की बात आती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वेरी क्लियर कट फ्रंट रनर, पहले से ही कोई बहुत बड़ा लीडर है. कांग्रेस इनफैक्ट आई वुड से इज अ वेरी लकी पार्टी. आप लोग बड़े किस्मत वाले पार्टी हैं कि आपको मुख्यमंत्री पद के लिए 3-3, 4-4 लोग आपके होते हैं. तो दैट इज फैंटास्टिक. आई मीन लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन राजस्थान. आज तक सचिन पायलट साहब मतलब बिल्कुल एजिटेशन मोड में हैं अभी तक, और होना भी चाहिए. दैट इज रियल डेमोक्रेसी. But congratulations to you, huge victory in Karnataka as you had predicted. आपने जैसे predict किया. तो अब कर्नाटका में जो आपकी जीत हुई है, वो अब बाकी देश में इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? नासिर साहब बताएं. बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं कर्नाटका के आवाम को आपके माध्यम से उन्हें नम्र करता हूं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन, मजबूत डिसीजन जिससे कर्नाटका को बदलना है. हमने जो 5 वादे उनसे किए थे, वो 5 वादे, अपने वादों को मुकम्मल करना है, उन्हें पूरा करना है जी. तो उन वादों पे उन्होंने वोट दिया है. हमने बोला था कि हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, उसको लोगों ने सुन के वोट दिया है. उन्हें कहा था गृह लक्ष्मी हर परिवार को 2000 रुपया हर महिला को देंगे, उसे वोट दिया है. हमने अन्न की बात की थी बीपीएल परिवार के लिए, उसको दिया है. बेरोजगारों को 3000 रुपया भत्ता देंगे, उसको सोच के लोगों ने वोट दिया. हमारे 5 योजनाएं के अलावा भी कुछ योजनाएं थी जिसको आपने शायद जिक्र किसी चैनलों ने किया, किसी ने नहीं किया, जिसमें हमने फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए भी रखा था कि उनको 6000 रुपया मरते जब भी वो फिशर के लिए नहीं जाएंगे, 6000 रुपया प्रति माह उन्हें दिया जाएगा जब उनको भत्ता, जब वो फिशर के लिए नहीं जाएगा. तो हमने लोगों के, आवाम के लिए सोचा, और आवाम ने जो हमें फैसला दिया, उनको नम्र आंखों से अपने हाथ जोड़ के, अपने सर झुका कर उन्हें नम्र करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और उन लोगों को हरा दिया जिन लोगों ने धर्म की राजनीति की, उन लोगों को हराया जो नफरत की राजनीति की, उन लोगों को हराया जो भाईचारे पे हमला किया, उन लोगों को हराया जो हमारे आपके बीच में दरार पैदा किया. ऐसे लोगों के लिए हम सलाम करते हैं जो उन्होंने कांग्रेस को चुना, और इन चीज़ों को हम दूसरे राज्यों में भी ले जाएंगे. आपको मालूम है कर्नाटका कई राज्यों के बॉर्डर को साझा करता है जी. अभी तुरंत चंद महीनों के, कुछ महीनों के बाद तेलंगाना में है. आप देखिएगा तेलंगाना का फैसला कर्नाटका जैसा ही फैसला होगा. उसके बाद हमारे हिंदी राज्यों में इलेक्शन होने वाला है. छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है. यहाँ भी हम उसी ताकत से वापस करेंगे. आप देख लीजिए आज ओपोजिशन के हर नेताओं की आवाज में बदल आ गई है. उन्हें एहसास हो चुका है कांग्रेस के बगैर कोई चल नहीं सकता है. लीड कांग्रेस को करना होगा और हमने करने की जिम्मेदारी उठाई है.
उम्मीद है हम इस उम्मीद को पूरा भी करेंगे और लीड भी करेंगे और देश के अंदर प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का बनेगा। और ये भी बड़ी अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए कि राहुल गांधी जी 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं। राइट जी। और इस बार आप पूर्वोत्तर से पश्चिम तक जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक जाएंगे। बेशक आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा का असर आप देखिए, जितने जिले डिस्ट्रिक्ट से वो गुजरा है वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। I think you won 30 out of 34 सीट्स। वहाँ 34 सीटों में से गुजरी है जिसमें 30 सीटें आपको मिली। करेक्ट है। यस, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है सर, कई जगह तो जमानत नहीं बची। तो भारत जोड़ो को जो ये इन्होंने लाइटली बहुत हल्के में लिया था, कर्नाटका की आवाम ने बताया आपके लिए अच्छा है, क्या है आपके लिए अच्छा हमारे सर, हमने पहले भी कही हमारे लिए नहीं, ये देश के लिए है, ये भारत के लिए, ये भारत के आवाम के लिए, ये हमारे और आपके मैंने पहले भी था, भारत कौन है, हम में और आपसे भारत बनता है, कोई एक इंडिविजुअल नासिर हुसैन से और राजीव बजाज जी और प्रदीप जी से नहीं, हम तमाम लोग एक होते हैं, हर धर्म के लोग, तब ये भारत बनता है। लेकिन नासिर साहब ये बताएं, इसके पीछे ये मिस्ट्री क्या है, ये जरा बताएं और अच्छी तरह बताना यार, मतलब बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह नहीं, ठीक है, अपने दिल से बताना कि भारतीय जनता पार्टी के 30 एमएलए 30 नॉट एमएलए उम्मीदवार 30 उम्मीदवारों की 30 की जमानत जब्त हुई है। दे हैव लॉस्ट देयर डिपॉजिट। हाउ डिड दैट हैपन सर? इट्स अ नेशनल पार्टी, इट्स द रूलिंग पार्टी। 30 कैंडिडेट्स लॉस्ट देयर डिपॉजिट। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। दिस इज आप अभी ये होना है सर, क्यों ये पहले बताया ना, वहां की कर्नाटका के लोगों ने, आवाम ने ये पहचान लिया कि नफरत के लोगों में धर्म के नाम पे जब लड़ाया जाए, एक फिल्म स्टोरी के नाम पे लड़ाया जाए, एक फिल्म के ऊपर प्रधानमंत्री देश का आके प्रचार करता हो, कर्नाटका के लोगों के लिए नहीं बोलता हो, कर्नाटका के मुस्तकबिल कैसे चेंज हो उस पर वो बात नहीं करता हो, फिल्म स्टोरी के ऊपर बात करता है। आज ही हाई कोर्ट में वो फिल्म डायरेक्टर जाके बोलता है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, आज का बता रहा हूँ सर, कल की नहीं, आज का एविडेंस नहीं है कि ये 32,000 महिलाएं कौन है। उस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार करते, तो कर्नाटका के लोगों को सलाम है जो उन लोगों को पहचाना है और उनकी डिपॉजिट जब्त की है सर। ये कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह मैं बोल रहा हूँ। कर्नाटका की जनता को मैं रियली सलाम करता हूँ, उन्होंने पहचाना है। लेकिन एक छोटी सी चीज है सर, एक छोटी सी चीज है आपके लिए, जरा ध्यान दीजिए। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन चारों जगह पर पहले भी आपकी सरकार थी, जिसमें से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में से आपकी सरकार छीन ली गई। इस बार क्या गारंटी है? कर्नाटक में तो खैर कुछ हो नहीं सकता है, 135 आपकी सीटें आई हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता सर। मध्य प्रदेश में क्या करेंगे सर? अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनने दीजिए, यानी आपने भी, आपकी उम्मीद कायम है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इससे बड़ी बात क्या है कि आज मीडिया बता रही, जब सरकार बन जाएगी तो इसका हम जवाब आपको देंगे कि वो सरकार कैसे टिकेगी, क्योंकि अब कोई ज्योतिराव सिंधिया पैदा नहीं होगा, अब कोई वहां से गद्दारी की आवाज नहीं आएगी। अब जो होंगे कांग्रेसी होंगे, जो रानी के झांसी के गद्दारी किए थे वो लोग अब हमारे साथ नहीं है, वो लोगों को जवाब मध्य प्रदेश की आवाम देने वाली है। जिस तरह कर्नाटका की जनता ने दिया, हिमाचल की आवाम ने दिया, वैसे ही आपको मध्य प्रदेश में भी फैसला मिलेगा। लेकिन एक चीज बताएं सर, सॉरी प्रदीप जी, सॉरी आई एम मोनोपोलाइजिंग, बट आई रियली वांट टू नो, नासिर साहब का जो विश्लेषण होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प होता है सर। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ बिल्कुल लग के, ठीक है सर, बुंदेलखंड का इलाका जो है बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ में होता है मध्य प्रदेश के साथ में। तो मध्य प्रदेश में आपका संगठन इतना ताकतवर है कि यू कांट टच इट, इट इज बेटर देन एनीबडी एल्स। एंड ऐसा नहीं कि बीजेपी का संगठन अच्छा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन भारतीय जनसंघ के दिनों से भी वहां पर भी बहुत स्ट्रांग है। पहले वो मध्य भारत हुआ करता था, वहां पर उनका संगठन, भले वो हिंदू महासभा हो या भारतीय जनसंघ हो, उनका बहुत स्ट्रांग था, और कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग शुरू से था और आज भी वैसा ही है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो गया सर? उत्तर प्रदेश में संगठन को क्या हुआ, ये जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको मालूम है बीपी सिंह का एक दौर था, आपको शायद याद ही होगा जी। बीपी सिंह के समय में एक मंडल और कमंडल की लड़ाई चली जी। और यूपी और बिहार आपको मालूम है जातियों के लिए काफी भिन्न है,
हर जाति समाज अपने अपने लोगों को, कोई एक नहीं था। तो मंडल कमिटी में हम लोगों ने काफी नुकसान उठाया। इसके बाद 90 के दौर के बाद एक अलायंस का दौर आता है, हम उस अलायंस के पीछे चले गए, संगठन थोड़ी हमारी कमजोर होती चली जी। ये जो आप मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम वहाँ अलायंस, क्योंकि दो पार्टी का सीधा मुकाबला था, हम अलायंस नहीं में थे, हम सीधा मुकाबला में थे। पर यूपी बिहार में हम ज्यादातर अलायंस के साथ चले गए, और अलायंस के जाने के बाद क्या हुआ, कितने सीट हमने जो छोड़ी, हमारे कांग्रेस के कैडर जो थे वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों में शिफ्ट होते चले गए। तो उसे अब उन प्रियंका जी की मेहनत के बाद आपने देखा होगा वो कैडर अब धीरे धीरे वापिस आ रहा है। भले हमें सीट ना मिल रहा हो, पर आप देखिए हमारा वोट शेयर जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा। तो उम्मीद है ये मंडल कमंडल लोग भूल के अब एक देश बनाने की बात आएगी तो सब हम एक होंगे। ये जातियों धर्म की राजनीति अब छोड़ना ही पड़ेगा। जैसा कि आज आपने देखा ही है महाराष्ट्र में, क्योंकि आप महाराष्ट्र में ही है, ताकेश्वर मंदिर को देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। ये कोई मुद्दा नहीं था, कोई इशू नहीं था, उस धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का जो काम हुआ है। उस मंदिर में जो आपको मालूम है, तुषार भोसले जो वहाँ केयर टेकर के रूप में उधर है, जो आचार्य अपने आप को कहते हैं, किस तरह से नफरत फैलाया है। वो कौन है उसको आप भी जानते हैं, वो बीजेपी के एक धर्माचार्य जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उनका बेटा है, तो वो नफरत ही फैलाएगा। तो इसी तरह हम यूपी बिहार में भी हम लोग जातियों में जो बढ़ते, इसलिए धर्म की राजनीति हुई। और हम धर्म की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते, हम सेक्युलरिज्म में रहें, एक इसलिए हम पिछड़ गए। मगर अब हम मुकाबला में हैं, मुकाबला करेंगे। ये धर्म हुसैन साहब, आप कर्नाटक के विजय के बाद लोग पार्टीज आपसे बात करने लगे। ममता बनर्जी जो पहले विरोध कर रहा था वो खुद सामने आके बोल रही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू द कांग्रेस, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। उनका सपोर्ट नहीं चाहिए इस तरह मैं बता रहा हूँ, उनके सपोर्ट इसलिए नहीं चाहिए अगर वो इस लैंग्वेज में बात करती है सर, मैं आपके माध्यम, क्योंकि वो बोलती है हमने 200 सीटों पे उनको समर्थन कर्नाटक। अरे कौन सा सपोर्ट आपने दिया, आपका कौन सा जनाधार है? आप बोलती है कि आप बंगाल में कांग्रेस लड़े नहीं, ये कोई सपोर्ट होता है? ममता जी को चाहिए कि वो आप आइए, हमसे बात करिए, मिलकर इलेक्शन में आइए। पर आप बोलते हैं कांग्रेस हमारे खिलाफ ना लड़े, तो कांग्रेस अपनी पार्टी को ताला मार दे बंगाल में। इनका कहने का मतलब ये है हम अपने नेताओं को घर बैठा दें। ये कौन सा बात करता है? आप अलायंस पार्टनर की तरफ नहीं बात कर रहे, आप बीजेपी की जुबान बोल रहे। आप हमारे उन सीटों पे कैसे मदद कर रही हैं मुझे बताइए, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में? आपका क्या जनाधार है बंगाल से बाहर? मगर उनका यहाँ का ऐसा एक विश्लेषण सब पॉलिटिकल पार्टीज में है कि कांग्रेस कर्नाटका जीतने के बाद एरोगेंस हैज कम आउट। जैसे कल महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं, कल जो महाराष्ट्र में शिवसेना के जो नेता थे भास्कर जाधव वगैरह बोले कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोग तीनों बैठे थे और कुछ निर्णय हम लोग किया थे कि इस मुद्दे पर बाहर जाके बात करेंगे, मगर कांग्रेस बाहर आके कुछ और ही मुद्दा निकालने लगे जो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बात ही नहीं किए थे। दैट शोज एरोगेंस। और उसके बाद देखो जिस प्रकार से चल रहा है कि उद्धव जी ने बोला कि छह कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद अनऑफिशियली उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स दबा दिया कि अरविंद सावंत कहाँ से लड़ेगा, अनिल देसाई कहाँ से लड़ेगा, एकनाथ गायकवाड़ जी के जगह पे वो उस क्षेत्र में अंबेडकर को दे देंगे। तो ये क्या ये सब संकेत ठीक चल रहा है हुसैन साहब की? It's not, Congress has become really arrogant after the winning of Karnataka. नहीं, कोई ऑर्गेन्स की बात नहीं। मैंने जो लैंग्वेज यूज किया है, जो हमारे दूसरे वक्ताओं ने बोला होगा, मेरी एक आदत भी नहीं मैं ऑर्गेन्स में रहूं। जो मेरी बात सच्चाई की है मैं दिल से बोलता हूँ, जो बोलता हूँ अपनी जुबान से बोलता हूँ और हक बात बोलता हूँ। मैंने ममता जी के आपके ही शो पे मैंने जो आज बोल रहा हूँ, मैं कर्नाटक की 2 महीना पहले भी यही बात बोला था उनके इलेक्शन के समय। कोई हमारा ऑर्गेन्स नहीं है कि हम ममता जी के उनका मुखालफत तब करते हैं जब वो बोलती है हमारे कांग्रेस। और आपने शिवसेना और की बात की, मुझे नहीं लगता वो उस दिन उस मीटिंग में भी नहीं थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है। उन्होंने क्यों बोला वो उस बात का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। हमने कौन सी ऑर्गेनाइज की बात की, हमने कौन सी घमंड की बात की है? हमने बोला भी सीट शेयरिंग की हमारी बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग की जब बात होगी तो हम मीडिया के थ्रू आपके पास रखेंगे। हमने कहा है कि हम एमबीए के साथ जाएंगे, महाविकास अघाड़ी एक साथ होके लड़ेगी। Now over here, this is very strange. One second. You know what is happening in the Marathi channels? I don't know whether you have seen it, Nasir साहब। मराठी चैनल्स में अभी से ही ये बात शुरू हो गई है और इस विषय में आधिकारिक तौर पर हमको अभी तक कहीं से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। सो आई डोंट नो हाउ these guys are talking about it. हो सकता है कि इनके पास कोई ड्रोन हो सकता है कोई सीसीटीवी कैमरा ये इन सब चैनल्स के पास हो, मेरे पास तो नहीं है सर। कि
सीट शेयरिंग के ऊपर लड़ाई हो रही है कि सेंट्रल मुंबई से कौन लड़ेगा, साउथ मुंबई से कौन लड़ेगा, नॉर्थ मुंबई से कौन लड़ेगा। अरे अभी तो 1 साल बचा हुआ है इसमें सीट शेयरिंग कैसे आ गई? अभी मेरी समझ के बाहर है। नासिर साहब जरा समझाएं प्लीज। मैं वही कह रहा हूं सर, हमने जिस दिन ये मीटिंग हुआ उसके मीटिंग के फौरन बाद ही हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हमने उसमें सारा क्लियर लाते कि हमारा कोई सीट शेयरिंग पे बात नहीं है, सिर्फ ये उन्होंने मुबारकबाद के लिए सबको बुलाया, उन्होंने मुबारकबाद दी। इसके बाद उन्होंने बोला, उनके शरद पवार साहब काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अपने घर पे बुला के सब लोगों को यूनाइट किया। हमने पहले कहा था वो हमारे गार्जियन जैसा, उनका काम है यूनाइट करना, हम लोग इकट्ठे इलेक्शन में जाएंगे, ये हमने खुलेआम बोला है महाविकास आघाड़ी के। अब ये सीट शेयरिंग की बात कौन चैनल क्या बोलता है उसके बताए नहीं, ये सोर्सेस का नाम हम नहीं जानते, हम क्लियर बात करते हैं, हमने कभी अट बट में बात नहीं करते। नासिर हुसैन एक ऐसा इंसान है जो खुलेआम क्लियर बात करते हैं, हमने क्लियर बोला है कि हमारा कोई सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो रही है, हमारी बात अभी एमबीए के लिए है, एमबीए को मजबूत करेंगे, जो जहां मजबूत होगा वो लड़ेगी, उसके लिए हमारे पीसीसी जो सीनियर लीडर्स हैं, आईसीसी के सीनियर लीडर है, वो बैठ के इस पे बात करके ये मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, अभी आपने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में बात करी, उसके पहले श्रीराज नायर साहब हमारे साथ थे विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने कहा कि भाई ये वक्फ बोर्ड के और जो जिहादी एलिमेंट है वहां पे उनका ये काम है और वो ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरीके से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास की जो जमीन है उसको हथियाने के लिए। ठीक है साहब, अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये श्रीराज नायर साहब से भी मैंने पूछा, मैं कहा यार जो हमें खबर मिल रही है वो तो ये खबर मिल रही है कि इस मामले को जान करके बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो जाए या हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। नासिर साहब आपको क्या खबर है, बताएं। मैं बताता हूं, यही दंगा अकोला जल रहा था रामनवमी पे जी, तो कोई एसआईटी की गठन नहीं होती, कोई विजिलेंस नहीं होता है, कोई मीडिया चैनल पे ज्यादा बीजेपी के लोग आके बात करने को, मगर ये तारकेश्वर मंदिर का जब मैटर आता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मलाड में भी हुआ, मुंबई में। बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस जी तुरंत फौरन कि देवेंद्र जी क्यों आ रहे हैं फौरन, मैंने अभी आपको बताया, ये जो बीजेपी के जो धार्मिक नेताओं के एक पीसीसी होता है, इनका एक सेल होता है, उसके अध्यक्ष है इनके फादर, ये तुषार भोसले के, उसके फादर है, उनका नाम है मुझे शायद भूल रहा हूँ, उनके एक पीसीसी डेली उनके अध्यक्ष उनके फादर, में नाम अभी मुझे ध्यान से निकल गया उनके, तो वो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के काफी नजदीक है। इसलिए इस मुद्दे आप बताइए 100 साल से ये परंपरा चल रही है कि मुस्लिम जात के कुछ लोग वहां जाके फूल या चादर या क्या होता है वो चढ़ा के वहां आते हैं। चढ़ाते नहीं है सर, नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्या होता है सर, मैं आपको बता दूं क्या होता है, जो नॉर्थ गेट है, उत्तर का जो गेट है उसके सामने से प्रोसेशन जाती है, 1 मिनट के लिए रुकती है, ऐसे करके चादर दिखा देती है और संदल दिखा देती है और फिर निकल जाती है। ऐसा कुछ वो करते हैं, ये एक परंपरा चला आ रहा है लगभग सैकड़ों साल से, ये परंपरा है। अरे तो ये अच्छी बात है, ये तो भाईचारा की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है, हम यूनाइट है देश के सारे, जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये तो इकबाल के हम गाते थे। आज क्या हो गया है कि हम नफरतों के पैगाम बहा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why is this incident being given so much of currency? इतना ज्यादा इस इंसिडेंट को क्यों बढ़ाया जा रहा है, जरा बताएं। क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है ना सर, उनके पास मुद्दा नहीं है विकास की बात करने, उनके पास मुद्दा नहीं है मराठी मानुष की बात करने के लिए, उनके पास मुद्दा नहीं है यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल को बदले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शिवसेना किस तरह मैं बीजेपी को जवाब दे, बीजेपी शिवसेना को ये अभी बहुत बड़ी अभी फसाद में बदलना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि मराठी सीट पे जो अभी इलेक्शन हुआ सेंट्रल कर्नाटका में, जितने मराठी 18 में से 11 सीट हम जीत के, उन्हें मालूम है कि मराठियों ने इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो बजरंग बली को लेके आए। आज मुद्दा नहीं था तो ये मंदिर को लेकर, अरे बात करना है तो मुद्दे पे करो, बात करना है तो रोजगार पे करो, बात करना है तो महिलाओं पे करो, बात करना है कि इनके किस तरह इन महिलाओं के बिजलियों के बिल माफ हो उनकी बात करो, गैस के सिलेंडर दाम कम हो उस पर बात करो, उस पर ये बात नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के मुद्दों को नासिर साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बात छेड़ी है इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबको मालूम था, बस जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन देखी है, हम तो देख ही रहे हैं, मेरे को तो 40 साल हो गए देखते हुए, कि भाई हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाता है। आखिर में क्या है कि कांग्रेस है, कांग्रेस आपस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेती है, हाथ मिला लेते हैं, सब लोग गले मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं, हो जाता है। लेकिन हमारे कई, मैं चाहूंगा आप जरा खुल के बोले यहाँ पे सर, डर के मत बोलिएगा प्लीज।
ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कई बहुत बड़े चैनल हैं, कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस के जो बड़े चैनल हैं, वो ये बोल रहे थे कि अभी देखो कांग्रेस टूटी के टूटी, मतलब पहले तो जीत नहीं रही है और जीतने के बाद अभी टूटी के टूटी, डीके शिव कुमार इस तरफ, सीतारामैया इस तरफ, और आज वो सारी कहानी खत्म हो गई। सर बताएं। बजाज जी, आपको मेरे चेहरे पे कहीं डर नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मैं डरता नहीं, मैं सच बोलता हूँ। जो सच बोलता है उसे कभी डर नहीं लगता। तो हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक हमारे आला कमान है। आप बताइए, 4 दिन लगा हमें फैसला लेने में। इन्हें याद करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद कितना दिन वक्त लगा था मुख्यमंत्री चुनने में योगी आदित्यनाथ को? 11 से 12 दिन। यस, 11 से 12 दिन गुजर गया, आप फैसला नहीं ले पा रहे थे। आप बताइए, विधायकों से बात करना है, ऑब्जर्वर भेजा, ऑब्जर्वर अपना रिपोर्ट लेके आता, आला कमान से बात करता। सर ये सब सबको मालूम है नासिर साहब, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ये कॉर्पोरेट मीडिया चैनल्स आपके खिलाफ क्यों बात कर रहे थे, ये बताइए। आप 2014 के बाद इस मीडिया ने कब हमारे फेवर में बात की है? ये हमारे खिलाफ ही है। हम बताए ना, हम एक से नहीं लड़ रहे, हम यहाँ जुडिशली से कभी लड़ते हैं, कभी हम इलेक्शन कमीशन से लड़ते हैं, इन मीडिया से लड़ते हैं। हमें एक सिर्फ बीजेपी से लड़ाई नहीं, हम संस्थाओं से लड़ रहे हैं सर। हमारी लड़ाई एक संस्थाओं से है। आप एक बीजेपी पार्टी नहीं है, उनके कई सेल हैं ये सारे। हुसैन साहब, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बोलते थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिला दिया, 11 करोड़ शौचालय बना दिए 11 करोड़ शौचालय, इतने लोगों को 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया, आयुष्मान योजना, ये चीज घर से नल, कल अनाउंस किया 12 करोड़ घर में हमने नल से जल दे दिए। तो कर्नाटका में भी गरीब किसान वगैरह थे, तो इस स्कीम को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं किया मोदी जी के स्कीम्स को? वहां पर भी गरीब थे, वहां पर गरीब कल्याण स्कीम थे, वहां पर भी किसान थे। राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट कर लिया जब उन्होंने कहा कि जो आपने 5 स्कीम बता दे, 200 यूनिट फ्री और ये वगैरह वगैरह। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस प्रकार से आज राहुल गांधी का तारीफ, एक रीडिफाइंड राहुल गांधी जो बोलते कि इनविंसिबल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल राहुल गांधी, पप्पू जो बीजेपी पेंट कर रहे थे वो सब। तो एक चीज बता दिया कि मोदी जी को रिजेक्ट करके राहुल गांधी को स्वीकार कैसे किया, वो भी गरीब कल्याण योजना स्कीम में। हुसैन साहब बताएं, अब उन्होंने, आपने जो बीजेपी की जो बातें हैं, मैं समझ में नहीं आता मैं शुरू कहां से करूं। एक झूठ बोलने की भी एक सिलसिला होता है। उन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसके मुताबिक आज 9 साल होने जा रहा था, 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। क्या उनके पास कोई डेटा है जो 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? यहाँ झूठ साबित होता है। उन्होंने हर घर की बात की थी, कितने लोगों को घर दिया है उसके डेटा क्लियर करें ये 9 सालों में। वहाँ की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ के किसानों को जो स्पाइस होता है, ब्लैक पेपर, उसकी खेती करते हैं। आपको शायद पता होगा, साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग उस ब्लैक पेपर को ये खत्म करके क्या हुआ, इनके जो अमित शाह के एक लड़के, उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, जो बाहर इंडोनेशिया और कहां से इंपोर्ट करके ये देश में सस्ते में अदानी के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं स्पाइस का। तो वो किसान नाराज थे क्योंकि उनकी खेती बर्बाद हो रही थी इससे। वो स्पाइस नहीं था। आपको मैंने थोड़ा, आप रिसर्च करेंगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इन्होंने ब्लैक पेपर को वहां बर्बाद करने का काम करने का कोशिश किया। काली मिर्च सर, काली मिर्च, यस, हाँ, फिर काली मिर्च में ब्लैक पेपर। इसके बाद उन्होंने नंदिनी डेयरी के ऊपर हमला करना शुरू किया। नंदिनी से कोई एक नहीं थे, पूरा किसान फॉर्म जुड़ी हुई, वो पूरे एक घर लोग जुड़े, तो उस पर हमला किया। तो ये लोग गरीब योजना ये नहीं चलाते हैं। गरीब योजना इसको बोलते हैं जो मेरे सामने, आपके सामने दिख रहा होगा कैमरे में, ये है गरीब योजना, जिसमें सब कुछ आपको आ जाएगा। किस तरह गरीबों को मुफ्त में क्या मिलना है, कैसे उनको बिजली मुफ्त मिलना है, कैसे उनको एजुकेशन मिलना है, कैसे क्या, जिसको बोलते हैं। ये नहीं ऐसे मीडिया में आके आप प्रचार करें, मीडिया में आके आप 2 घंटा मन की बात करके जाए, वो नहीं चलेगा। आप जमीन पे देखिए, आप जमीन पे क्या हो रहा है। मैंने उस दिन कहा था आपको, हम लोगों के बीच में गए, लोगों को कन्विंस किया, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। मैंने उस दिन कहा था एग्जिट पोल क्या बोलता है, ओपिनियन पोल क्या है, वो हमारे लिए कभी मायने नहीं रखता। बट एग्जिट पोल में तो आप जीते हैं सर। एग्जिट पोल एक एग्जिट पोल तो बिल्कुल एक्यूरेट था, तो उन्होंने कहा था कि 130 से 140 सीट आएंगी आपकी, और एक्चुअली आई।
सर हमने क्या कहा था कि हम किसी एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते, हम वहां की आवाम ने क्या कहे हम उस पर फैसला, और हमने आवाम के बीच से कहा था 140 144 के बीच में आएंगे, मगर हमारी 2-4 चंद सीट किस तरह से हराया गया आपको मालूम है, कहीं 16 वोटों से हम हारे हैं, कहीं पे 200 वोटों से हारे हैं, तो हमने हार, ठीक है हार ही होता है चाहे एक वोट से। बैंगलोर की एक सीट आप 16 वोट से हारे हैं, 16 वोट। जी हम ऐसे कई सीटें जो बहुत कम मार्जिन से हारे, ठीक है हार हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, फिर भी हमने जनता ने हमें जिताया, तो हम गरीब योजना और गरीबों के बीच तक पहुंचे, हम कॉर्पोरेट पार्टी नहीं है, हम आवाम पार्टी है, आम पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, हम इसलिए बोला आम लोगों ने क्या किया, हमने गरीबी योजना और यहाँ पर और नासिर साहब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक चीज कही थी, ये कहा था रिजल्ट आने के बाद कि भाई पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये 5 गारंटीज जो दी हैं उसके ऊपर आप फौरन निर्णय लेंगे, निर्देश देंगे, सारी सरकार को आप निर्देशित करेंगे कि ये 5 गारंटी आप लोग किस प्रकार पूरी करेंगे। क्या वो होने वाला है? बेशक होगा। पहली कैबिनेट की 20 तारीख को हमारी सरकार गठन हो रही है, 20 को या 21 को जो भी कैबिनेट की मीटिंग लगेगी, आप देखिएगा पहले कैबिनेट में पहला डिसीजन यही होगा, ये मैं आपको दावे के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। पहले मीटिंग में ये बात। कर्नाटका हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट, कर्नाटका का कर्जा बहुत ज्यादा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 200 यूनिट फ्री, 2000 रुपए एक घर में, महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री, उसके अलावा अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स जो आपने दी हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड, जो क्या बोलते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शायद 5000 दे रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स को जो अनएम्प्लॉयड है उनको 2500 दे रहे हैं। तो ये पैसा जनरेट किस प्रकार होगा, उसके बारे में कोई रिसर्च हुई है अभी तक? बिल्कुल हुआ है, 60,581 करोड़ रुपए का ये हमारा एक्सपेंस आने वाला, ये टोटल बना के हमने जो अपना किया है। और आपको मालूम है करप्शन कितना था? 40%, यानी बजट का 20% भी ये नहीं है, 40% कमीशन खोर सरकार थी। अगर हम वो 40% बताते हैं तो ये योजना हम पूरा करते हैं, 20% भी नहीं है सर, तो वो 40% पे लगाम लगा के ये हम पूरा करने वाले। आप सुन लीजिए हुसैन साहब, कर्नाटका में यू सॉ मुस्लिम कंसोलिडेशन टुवर्ड्स द कांग्रेस, एंड ये पहले से ही मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ये पूरे वोट बैंक कांग्रेस के थे इंदिरा गांधी के जमाने से, अब वो बिखर कर स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज की तरफ चला गया। आर वी सीइंग द रिसर्जेंस of Muslim polarization towards the Congress, because this is Congress votes which was gone to regional parties. कर्नाटका मॉडल क्या सब स्टेट में ही फॉलो होगा? बिकॉज आज के तारीख में मुसलमान समाज ये बिलीव करने लगा है कि अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है वो कांग्रेस है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड स्ट्रॉन्ग पार्टी विद 20% पैन इंडिया बेस। तो इज द रिसर्जेंस ऑफ मुस्लिम वोट्स, पोलराइजेशन टुवर्ड्स कांग्रेस नेचुरल फेनोमेना, पैन इंडिया फेनोमेना होगा यूपी, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह पे? नहीं, आप फिर धर्म पे लेके आते हैं, मैं धर्म से भागता हूँ, आप उस जातियों में फिर लेके आ जाते नहीं, एक कैलकुलेशन है, बिकॉज 14 to 20% है सर, 14 to 20% वो छोटा वोट पैटर्न नहीं है, वो पॉपुलेशन नहीं है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो छोटा पॉपुलेशन है, मैंने कहा हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी है इस देश। तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो होती है, तो हम जातियों में क्यों बांट रहे हैं? हम कहते कांग्रेस ने कभी जात धर्म की बात नहीं, हमने कहा हम सबके लोग। हमारे साथ पहले कौन था? बजाज जी यार, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। हम ब्राह्मण भी हमारे कोर वोटर रहे, मुस्लिम भी कोर वोटर रहे, दलित भी कोर वोटर रहे, काफी सारे हमारे कोर वोटर रहे जो हमसे कुछ छिटक गए। मैं जानता हूँ किस तरह के लोग छिटके हैं, कभी बिहार में भागलपुर दंगा के नाम पे छिटके, यहाँ मंडल कमंडल पे छिटके, पर कुछ जगहों को हमने यूनाइट किया है। किस तरह से यूनाइट हो रहा है वो आप देखिए, आने वाला इलेक्शन है, हम सभी धर्म को एक माले में पिलाने वाले हैं और एक साथ हम इस देश को बचाने की लड़ाई है, एक लोकतंत्र को बचाने की ना, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन पे रोज हमला हो रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की हमारी लड़ाई। यहाँ पर आपने एक चीज का जिक्र किया नासिर साहब, 1989 में अक्टूबर नवंबर में भागलपुर में दंगे हुए थे। यस, मैं गलती से वहीं था। जी जी, काफी देर तक वहीं था। क्या किसी दिन वहां का सच बाहर आएगा? हमने तो सच लिखा था साहब, लेकिन किसी दिन क्या वो सच बाहर आएगा कि असल में हुआ क्या?
सल्लन मियाँ का गैंग और आप ही के नाम के एक नासिर साहब थे, उनका एक गैंग था वहां पे। नहीं, बिल्कुल था गैंग। और पर वो दंगे के पीछे किसका हाथ था? आप रिपोर्टर, आप सच पता करिए। नहीं, सच तो लिखा है हमने सर, सच तो लिखा आपने है। सच लिखा है। कुछ लोग, हमारे लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, मैं सच कहता हूँ जी, मैं खुलेआम बोलता हूँ सर। जो टसर सिल्क का वहां पर पूरा ट्रेड था, जितने वहां पे कारीगर थे, शिल्पकार थे, उन सबको सर तहस नहस करने के लिए, चाइनीज सिल्क को इंपोर्ट करने के लिए वहां की पूरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके बारे में कोई लिखता नहीं है, ना ही कोई बात करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर के आप कुछ ना कुछ करेंगे। सच्चाई बाहर आएगी। किसी ने किस तरह दंगा फैलाया, किसी ने उस दंगे को रोकने का काम नहीं किया, किस तरह सीएम बदलने का बदला लिया जा रहा था, वो सब हमें याद है। वो मैं अभी क्या है कि ये माहौल नहीं है उस पर मैं चर्चा कर सकूं, ना मैं उस पर ऑथराइज हूं, इसलिए उस बात को यही हम छोड़ते हैं। हुसैन साहब, एक महाराष्ट्र में तकलीफ क्या हो रहा है कि एमवीए के अंदर, बिकॉज आज उद्धव ठाकरे जी ने 6 लोकसभा शायद अनऑफिशियली कैंडिडेट्स उनको डिक्लेयर भी कर दिए। एनसीपी कुछ और बोल रहा था, कांग्रेस भी बोले कि हमारा 3 जगह पर हमारा कैंडिडेट होगा। मेन मुद्दा शायद यह है जो भास्कर यादव, संजय राउत कि बीएमसी इलेक्शन जो अक्टूबर में आ रहा है, शायद कांग्रेस ने ऑफिशियली अनऑफिशियली कहा कि वी आर गोइंग टू फाइट इट सिंगल हैंडेडली। क्या ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा एमवीए के अंदर? बिकॉज प्रॉब्ली एक एमवीए के अलायंस वाली बात हो रही थी और कांग्रेस के ऑफिशियल अनऑफिशियली ढंग से एहसास दिलाना कि बीएमसी वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट ऑल सीट्स एंड सिंगल हैंडेडली। क्या ऐसे कुछ विचार विमर्श हो रहा था कुछ? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग की बात बार बार कह रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम उनके पास ये न्यूज आ कहां से रहा है, अब कौन कहां से बोल रहा है। ये अभी पवार साहब ने कुछ बोला नहीं है, नाना पटोले साहब ने ऐसा कोई अल्फाज यूज नहीं किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, उद्धव ठाकरे साहब ने कुछ नहीं बोला है। ये कौन क्या बोलता है, सब मुद्दों पे हम लोग नहीं बोल सकते। उनकी अल्फाज है, वो बयान कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर। हमारी कोई लड़ाई सीट शेयरिंग पे अभी तक नहीं हुई ना, हमारी कोई बात बीएमसी पे मैं बता रहा हूँ, बीएमसी पे जब भी होगी उस पे भी हमारी कोई अभी बात नहीं हो रही। हमारे भाई जगताप ने क्लियर, पहले से ही उनका माइंड सेट है कि हमें अकेले जाना है, पर आगे चंद हफ्तों में क्या होता है वो हम आज नहीं कह सकते। हो सकता है एमबीए में भी जाए, पर ज्यादातर इसके लिए भाई जगताप इसके लिए ऑथराइज है, वो जो डिसीजन ले वो बेहतर। मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं सकता, ना मुझे उनके डिसीजन के बारे में अभी पता है, ना हमारे पीसीसी में इसके ऊपर अभी कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है। हमारा 23 को मीटिंग है, 23 को मीटिंग के बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। और वैसे भी आपको लगता है क्या आधिकारिक तौर पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये व्यक्तिगत सवाल है, आपको लगता है कि बीएमसी चुनाव क्या वैसे असल में कराएंगे? क्या ये लग रहा है कराना ही पड़ेगा? कितना दिन रुकेंगे? अक्टूबर में इनको नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं सर, अभी तक नहीं हुआ। मालूम है, मैं नवी मुंबई में हूँ, इसलिए मुझे पता है नवी मुंबई का एक चीज क्या है। तो अगर वहां पे 3.5 साल रुक सकते हैं, तो यहाँ पर 1 और साल रुकने में क्या है? इसलिए मुश्किल इसलिए कराना है क्योंकि बहुत जल्द इनको दूसरा इलेक्शन फाइट भी करना है, लोकसभा और विधानसभा भी आ रहा है सामने, तो इन्हें उसके बाद भी करा सकते हैं, ऐसी क्या बात है उसमें? क्या नहीं, जब आप लोग जीतेंगे आप आके करा देना, क्योंकि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि यहाँ पर चुनाव करवा दे? हमारा प्रेशर है कि कराए, क्यों नहीं कराना चाहिए? जनता का काम रुका पड़ा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, अधिकारी हिटलर की तरह काम करने लगा है, कब तक आप प्रशासन बना के राज करेंगे? उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा सर। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू ऑर्डर। 23rd 24 को हमारा मीटिंग है, हम उस पर डिसीजन करेंगे क्या करना है आगे। राइट नासिर साहब, एज ऑलवेज बहुत मजा आता है आपसे बात करके। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमसे बात करते रहें। Thank you so much. Thank you very much. Keep it up and congratulations once again for a famous victory in Karnataka. I hope you are able to repeat this everywhere else in the country. ये victory repeat भी करूँगा देश में। His confidence during the Karnataka elections was absolutely precious. Absolutely, like yes, we are going. And right now, what has happened is that he is suffering from the after effects of that, because that high of campaigning. अभी campaign नहीं कर रहे हैं नासिर साहब, इसलिए जरा energy level थोड़ी कम है। चलिए, thank you very much. नमस्कार सर, नमस्कार and वंदे मातरम सर. Thank you very much. So nice of you. So nice of you for joining us. That was lovely. That was absolutely lovely. Congress, they're all on a high. They think they've won the world. Yes. But then,
if you remember, they had formed the government in Karnataka 5 years ago as well. And the BJP was able to get rid of it. Of course, this time it is not going to be possible because they have won 135, BJP is only at 65, and JDS is no longer a factor. So it is going to be somewhat difficult. But you know, you can't say that one election decides the future. No doubt. Because you know, Karnataka earlier also we had the same phenomenon, as you say, Congress winning, and the Lok Sabha next, BJP sweeps everything. And UP also. No, but Congress was the second largest party in Karnataka in 2018. BJP got 103 or 104 seats. They were the single largest party. And somehow the other, Congress was able to cobble together an alliance with making H.D. Kumaraswamy the chief minister. But all I'm saying But it was good that, you know, the people mandate should never be a fractured mandate. Yes. You allow somebody to rule, either the Congress or the BJP or whichever large party, give him full if you want to give him full administration to run, आप दीजिए उसको. आप fractured mandate दोगे, then you have horse trading, you have people moving here. So you will suffer. You will suffer. You will suffer for your vote. Ultimately will suffer. तो आप vote कर रहे हो, like it happened in Karnataka, vote for one person, give him full authority to rule for 5 years. That's right. And we have our old friend, Mr. Thackeray from the Maharashtra Navnirman Sena. Let's ask him if Mr. Raj Thackeray will ever get a full majority in Maharashtra. Let's ask him. Thackeray Sahab, namaskar. नमस्कार 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 सर, नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कैसे हैं सर? जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत जबरदस्त है सर. जबरदस्त. मेरे साहब का बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है. जी, बिल्कुल. I can see the new symbol of the party. Yes. It's not the new symbol, but that the seal of Chhatrapati Shivaji Maharaj right at the back. We're really and truly wonderful. तो सर आप ये बताएं, कर्नाटक में जिस प्रकार कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट मिला लोगों के द्वारा, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महाराष्ट्र में कब मिलने वाला है? खैरे साहब बताएं. कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस को मैंडेट मिला है, अभी महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होंगे जी, तो हमारी तो पूरी कोशिश है. हम महाराष्ट्र से राज ठाकरे साहब ने पूरा सिंगल हैंडेड मांगा भी है मैंडेट. तो अभी हमारी कोशिश जारी है. हम काम कर रहे हैं, हम लोगों में जा रहे हैं. राज ठाकरे साहब अपने विचारों को लोगों के सामने रख रहे हैं. तो ये सारी बातें जब अगर महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आएगी, उनको अच्छी लगेगी, और जो अभी 4-5 जो पार्टियां है बाकी महाराष्ट्र में, उनका जो पॉलिटिक्स का जो अभी रवैया देखा है, जो बातें पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हुई है, जिस तरह का सा पॉलिटिक्स इन कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एनसीपी रहेगी, बीजेपी, शिवसेना के दोनों गुट, उन्होंने जिस प्रकार का पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में किया है, तो इससे महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से नाखुश है. और फिर भी महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है और महाराष्ट्र का जो पैटर्न है पॉलिटिक्स का, उसमें सिंगल हैंडेड अभी मेरे ख्याल से 1990 के बाद महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को सिंगल मैंडेट नहीं मिला है. तो लगभग 30-32 साल से महाराष्ट्र में कोalition की सरकार आ रही है जी. तो महाराष्ट्र का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अभी लगता नहीं कि अभी भी किसी पार्टी को सिंगल मैंडेट देने का परिस्थिति सिचुएशन महाराष्ट्र में है. लेकिन हम तो सिंगल हैंडेड मैंडेट मांग रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता उस पर विचार करेगी. और हमें विश्वास है कि अगले कुछ समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो स्थिति में आएगी और हम सिंगल हैंडेड महाराष्ट्र में आएंगे. फैंटास्टिक. लेकिन अभी एक चीज तो है साहब, बाकी आप जो मर्जी कह लीजिए, और ये तो हम खुला बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि अगर किसी को अपनी किसी समस्या का हल चाहिए लोगों को, महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में हो, तो अगर वो राज साहब के पास आ जाता है, राज ठाकरे के पास आ जाता है, तो उसकी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है, उसका हल निकल जाता है. और किसी पार्टी में एक क्षमता नहीं है, तो इतनी क्षमता होने के बावजूद अभी तक आपको वो वोट क्यों नहीं मिला है जो मिलना चाहिए? उसके पीछे क्या वजह है, ये बताएं खैरे साहब.
हमारी पार्टी 2006 में महाराष्ट्र में तैयार हुई जी। 2006 के बाद 2009 के विधानसभा के इलेक्शंस हुए, 2012 के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। तो इसमें तो महाराष्ट्र में हमें एकदम शुरुआत में बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी अच्छी कामयाबी मिली थी जी। तो लेकिन उसके बाद देश के पॉलिटिक्स में कुछ बातें हुई, उसका असर जो इधर आया जी। तो ये बातें हैं। और उसके बाद हमारी नई पार्टी है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। तो अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारी जो की पॉइंट है वो है माननीय राज ठाकरे साहब, उनके विचार, उनकी महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र के बारे में उनका जो विजन है वो हमने कुछ साल पहले महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट भी लाई थी, जिसमें हम जब महाराष्ट्र में सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे और महाराष्ट्र के बारे में उनकी क्या विजन है वो पूरी तरह से रखा है उसमें। और बार बार राज ठाकरे साहब अपनी रैलीज में, अपने इंटरव्यूज में ये बातें रख रहे हैं। तो कुछ बातें हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, तो थोड़ा हम पीछे चले गए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम अगले कुछ सालों में, अगली चुनाव में जल्द ही वापसी करेंगे और पूरे फोर्स के साथ वापसी करेंगे। फैंटास्टिक। खैरे साहब, ये त्र्यंबकेश्वर के इशू को राज साहब मन से किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये 100 साल से परंपरा चल रहा था? क्या ये अचानक ये सब हुआ है कि वो गेट के अंदर से जाना चाहते थे नॉर्थ? तो इस चीज को आप कैसे, फिर देवेंद्र फडणवीस जी ने SIT इंस्टीट्यूट कर दिया है, मगर संजय राउत बोलने लगा कि इसी के लिए SIT क्यों? आपने राम नवमी में भी दंगल हो गया था, वहां पर SIT क्यों नहीं? तो ये मनसे के नजरिया से क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, जो त्र्यंबकेश्वर वाले इंसिडेंट? अभी जो त्र्यंबकेश्वर में जो घटना हुई, अभी उसमें दो बाजू है। एक बाजू से कह रहे कि ये धूप जलाने की, उधर जाने की, मंदिर के द्वार में जाने की ये 100 साल की परंपरा है, ऐसा एक गुट बोल रहा है। और जो मंदिर के पुजारी है, पुरोहित है और मंदिर के आजू बाजू के कुछ जो व्यापारी है, उनका मानना है कि ऐसे कोई परंपरा नहीं है। तो ये अभी जो इसमें सच है, सच बात क्या है, इसमें एक्चुअल फैक्ट क्या है, इसके लिए तो अभी SIT का गठन हुआ है। और मेरे ख्याल से कुछ हिंदू संगठन भी उधर गए थे और उन्होंने भी ये बात रखी है। अभी संजय राउत साहब जो बोल रहे हैं, अभी मुझे तो वो तो पहले अपने इंटरव्यू में बोले कि हम देश की सबसे बड़ी कड़वी संगठन है हिंदुत्व की। और दूसरी बात में अगर इधर दो फैक्ट्स है, दो बाजू से दो बातें हो रही है और संजय राउत साहब जो पुजारी बोल रहे हैं, जो उधर के लोग बोल रहे हैं, उसको नकार रहे हैं, और जो दूसरी बाजू है उसको वो सच कैसे है ये बता रहे हैं। तो मुझे लगता है MIM जो पार्टी है उसका भी विचार यही है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का भी यही विचार है। तो ये दोनों पार्टियां इस मामले में एक ही पटरी पे जा रही है। तो अभी ये बात सामने आनी जरूरी है कि ये जो प्रथा, उनका कहना है कि 100 साल पुरानी है, क्या या ये सही में 100 साल की पुरानी प्रथा है या अभी से कोई शुरुआत हुई है? तो अभी ये जांच की जरूरत है इस मामले में। तो अभी जांच में जो होगा और उसमें जो सामने आएगा उसके बाद इस पे बोलना अच्छा रहेगा। खैरे साहब, आप बताएं, क्योंकि मैं तो मुंबई में 1993 से हूँ, 1993 से हूँ। प्रदीप भाई तो यहीं पैदा हुए हैं, आप भी शायद यहीं महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं। ये मैंने तो कभी देखा नहीं सर, पहले कभी इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। क्योंकि तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के आसपास कोई चादर या संदल लेके जाएगा, मतलब ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। आपने सुना कभी क्या ये खुद व्यक्तिगत तौर पे? नहीं, मेरे सुनने में भी कहीं ये बात नहीं आई है जी। लेकिन अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे में जांच करने के लिए जो SIT का गठन किया है, तो वो लोगों से बात करेंगे। उधर पुजारियों का तो कहना है कि
ऐसी कोई परंपरा नहीं है जी। और उधर का जो मंदिर का जो सारा प्रशासन है और उधर का जो सब उनका काम चलता है, तो उसका पूरा लिखित रिकॉर्ड है और उस लिखित रिकॉर्ड में ऐसी कोई परंपरा है ऐसा उनका मानना नहीं है। और दूसरी बाजू से ये बात कह रही है, तो अभी ये तो पूरी तरह से जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि सच में क्या है। जी, लेकिन बड़ा अजीब है, मतलब मसला जरा अजीब है, मुझे जरा अजीब लगा। ये तो ऐसे है कि जैसे कोशिश हो रही हो किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की। आपको लगता नहीं है कि ये कुछ टेंशन क्रिएट करने की बात हो रही है वहां पे? खैर सर, नहीं नहीं, आप अभी देखिए बहुत सी घटनाएं महाराष्ट्र में जिस तरह से हुई है पिछले कुछ दिनों में, संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में जिस तरह से रामनवमी के प्रोग्राम हुई, उसके बाद अभी अकोला में हुई जी, उसके बाद अभी ये त्र्यंबकेश्वर में मामला हुआ जी, तो ये पूरी घटनाएं जो आ रही है एक ही टाइप की जी, तो इसमें हम ये जरूर देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ ये हो रहा है, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट के लिए ये हो रहा है, तो इसमें तो शंका लेने में जगह है कि ये पॉलिटिक्स इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। प्रदीप जी कह रहे साहब, आज देव फडणवीस जी ने पूरे बात करते करते शरद पवार जी के किताब के बारे में बात कहा। शरद पवार जी के किताब में जैसे उद्धव जी को आलोचना किया था कि मंत्रालय में 2 बार ही आते हैं पूरे हफ्ते में, उनको पार्टी में रिबेलियन चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, उनका पता ही नहीं चला, उनको पार्टी में उनको ये पता नहीं चला, इनको सीएम बना के पार्टी के अंदर विद्रोह होगा इसका संकेत भी किसी को नहीं था, ना उद्धव जी को था, और उद्धव जी को ये भी संकेत नहीं था कि ऐसा कुछ घटना होता है तो आगे जाके हमको क्या एक्शन लेना है, और फिर अचानक इस्तीफा देना विदाउट अ फाइट। तो देव फडणवीस जी का कहना है कि पवार साहब जिस प्रकार से आलोचना किया, आज फडणवीस साहब ने फिर वो उजागर कर दिया कि ये फिर कैसे उद्धव जी का जो इनडिसाइसिवनेस है, कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इस चीज को दोहराता है। आप जैसे आज भी कहना कि उद्धव ठाकरे जी, उद्धव सेना है क्या, हिंदुत्ववादी पार्टी है, जैसे आपने आज हाईलाइट कर दिया कि जैसे संजय राउत ने कहा कि और एमआईएम के जो वक्ता है वो दोनों का सेम एक्सप्लेनेशन है जांच का और त्र्यंबकेश्वर। तो क्या उद्धव ठाकरे जी एक पार्टी का कोई डायरेक्शनलेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कैसे देखते हो आप फडणवीस जी जिस प्रकार से बात की है? अभी शिवसेना में जो हुआ तो ये तो सही बात है, ये तो दिख रहा है कि वो उनका पार्टी में कितना कंट्रोल था और जिस तरह से उन्होंने ये उनका जो बाला साहब ठाकरे का मूल विचार था कि हिंदुत्व का, और उन्होंने अपनी जिंदगी भर कांग्रेस और राष्ट्रवादी एनसीपी के विचारों का विरोध किया और कभी भी उनसे कोई राजकीय साठगांठ नहीं की। लेकिन जब उद्धव जी ठाकरे को मुख्यमंत्री पद दिखा तो उन्होंने वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ अपने विचारों को बाजू में रखते हुए, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को बाजू में रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए उनके साथ गए। तो उसका असर ये हुआ कि उनका पार्टी में जो बाद में जो एनसीपी में किया, वो उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का कहना है कि 2 बार ही मंत्रालय में गए, उनसे कांटेक्ट कन्वर्सेशन बहुत मुश्किल था और वो उद्धव ठाकरे साहबों के विधायकों का भी कहना था कि उनको भी नहीं मिलते थे वो जी। तो इसका असर ये हुआ कि उनको एमएलए को कोई पूछने वाला नहीं था, उनको कोई समझने वाला नहीं था, उनके काम करने वाला नहीं था। अजित पवार जो डिप्यूटी सीएम थे वो हर दिन मंत्रालय में जाते थे, अपनी पार्टी के तरफ पूरा जो फंड है स्टेट का वो लेके जाते थे। इससे जो एमएलए थे शिवसेना में उनमें बहुत अस्वस्थता थी और उसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग, उनको दिखने लगा आगे कि हम आगे जाके अगली इलेक्शन में हम चुन के आने में हमको बहुत तकलीफ आने वाली है। तो इससे उन्होंने विद्रोह किया और जो उनको लगा कि हम विचारों से भटक रहे हैं, हमारी पार्टी विचारों से भटक रही है, हमारी पार्टी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से बाजू में हो रही है। तो इसलिए उन्होंने, उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने विद्रोह किया और शिवसेना पार्टी टूट गई,
तो ये तो दिख रहा है कि इसमें ये उद्धव ठाकरे साहब जो है उनका जो फेल्यूर है वो पार्टी चलाने का फेल्यूर है, ये पूरा दिख रहा है और उनको सारा वो सामने आया है। वही बात माननीय शरद पवार साहब ने अपने किताब में रखी है। और क्या अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी उद्धव जी बदले हैं क्या? मतलब आपने देखा होगा उनको देखते हुए, क्या आप उद्धव जी की पार्टी से नहीं है, आप तो राज ठाकरे साहब की पार्टी नहीं, से वो नहीं वो अभी उनका पूरा फोकस जो सहानुभूति है, अभी जिस तरह से वो क्रिएट करने की उनकी कोशिश है जी, तो ये सहानुभूति क्रिएट करके इलेक्शन में जाने की, लोगों के सामने जाने की उनकी मनीषा दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सहानुभूति है वो एक थोड़े समय के लिए रहती है, वो हर समय नहीं रहती। तो लेकिन सहानुभूति जो किस चीज के लिए, कि भाई कि उनको बाहर कर दिया गया, उनकी पीठ में छुरा भोंका, उनके साथ धोखा हुआ वगैरह वगैरह, ये सहानुभूति? ऐसा इस तरह की बातें वो क्रिएट कर रहे हैं कि जो हुआ वो उनका विश्वासघात किया, वो उन्होंने उनके एमएलए में उनको छोड़ के चले गए, देखो मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं अभी अकेला हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ये जो सारी बातें वो रखकर वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सहानुभूति उनको अभी तो जो इलेक्शन है उधर तक वो सहानुभूति, और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ सहानुभूति का तो उपयोग नहीं होगा ना, उनके बाकी की बातें भी उसमें रहेगी। तो आगे आने वाले चुनाव में वो दिखेगा कि सच में ये हो रहा है या नहीं। खैरे साहब, देव फडणवीस जी ने कहा कि अक्टूबर में शायद चुनाव होगा, सितंबर अक्टूबर में। आशीष शेलार सबको पूरे पार्टी के हर फंक्शन में, पब्लिक रैली में बोल रहे हैं हमारे पास 120 दिन ही है। जेपी नड्डा जी आके बोले कि हम यहाँ पर भगवा बीजेपी का झंडा मेयर होगा, इस प्रकार से। तो राज साहब, खैरे साहब, आप लोग सब मिलके आपके जो ब्लूप्रिंट है, तैयारी किस प्रकार से कर रहा है? 120 दिन है, अगर देव फडणवीस जी, आशीष शेलार जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगा आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए? नहीं, हमारी मांग तो यही है कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। कि अभी कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी 1-1.5 साल हो गए, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 साल हो गए कि अभी उधर भी अभी लोक प्रतिनिधि नहीं है उधर। तो हमारी मांग तो है कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में है, उसका वर्डिक्ट आना बाकी है। और हमारा जो अभी उनका कहना है अक्टूबर नवंबर में शायद चुनाव हो गए, तो हम भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा 4-5 दिन राज ठाकरे साहब ठाणे जिले के दौरे पे थे। उन्होंने उधर की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें हमारी ताकत, कार्यकर्ताओं का उधर का उनका काम को आगे लाना, ये पूरी बातें उन्होंने 4-5 दिनों में उधर जाके की है। अभी वो कल से नासिक जिले के दौरे पे है। तो ये सारी बातें हो रही है। वो लगातार इंटरव्यूज उनके जो आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनका जो विजन है वो सामने ला रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र सैनिक है, वो अनेक जगहों पर उधर के जो स्थानिक लोकल जो उधर के प्रश्न है उस पे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारी भी इलेक्शन के लिए, हम भी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जब ये इलेक्शन हो गए तो ये सारी बातें आपको ध्यान में आएगी कि हमारी तैयारी किस तरह से चल रही है। लेकिन जहां तक के बीएमसी का प्रश्न है, एनएमएमसी का प्रश्न है, यानी नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई या थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, नासिक में तो खैर आपकी प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो पहले आप जीत भी चुके हैं, आपका मेयर था, आप चला भी चुके हैं। तो आपके पास अभी सारे सब पदों के लिए, सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, वार्ड्स के लिए आपके पास कैंडिडेट हैं कि अभी भी मतलब वहां थोड़ी कमी दिख रही है आपको, खैरे साहब? नहीं, अभी मुंबई में है। मुंबई में हमारा अच्छा प्रदर्शन था 2012 में, पुणे में था, नासिक में था, नवी मुंबई था, औरंगाबाद। तो
अब ये जो 17-18 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस है, तो हम जायजा हम ले रहे हैं अभी कि हमारे किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस प्रकार की ताकत है। हमारे अभी पुणे में अभी कुछ दिन पहले पूरा जायजा लिया गया है कि हमारे उधर जो उधर के पिछले कैंडिडेट है, अभी के कैंडिडेट है, कौन कौन उधर से इच्छुक है, ये पूरा अभी चल रहा है। और हर जगह हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर सिटी में जिधर ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो उधर हमारी ताकत है और हमारे पास पूरी तरह से कैंडिडेट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम जब ये इलेक्शन आएंगे तो हम पूरी ताकत से फाइट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर खैरे साहब ये बात हो रही थी कि हो सकता है कि शायद राज ठाकरे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी से शायद उनकी कोई बातचीत हुई है। क्या बीजेपी और मनसे का कोई गठबंधन होने वाला है, कोई अलायंस होने वाला है? अभी इस बारे में हमारी ओर से राज ठाकरे साहब ने खुद क्लियर कर दिया है और मैं भी फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि हमारा अभी किसी पार्टी से अभी कोई गठबंधन नहीं है। हमारी तैयारी पूरी तरह से अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की शुरू है अभी, और हमारा अभी किसी पार्टी के साथ कोई भी अलायंस करने का अभी कोई विचार नहीं है। हमारी ताकत और हमारा जो वजूद है वो हम सिंगल हैंडेड हम इलेक्शन की तैयारी अभी शुरू है हमारी। जी वंडरफुल। प्रदीप जी खैरे साहब, कर्नाटका में हमने देखा कि पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की और मुसलमान वोट एकजुट करके जनता दल सेक्युलर को छोड़ के, देवेगौड़ा को छोड़ के टोटल फोकस था और वोट पड़ा है कांग्रेस को। मुंबई में 20% के आसपास मुसलमान समाज है, मुस्लिम वोट परसेंटेज। ये इसको लुभाने के लिए किस प्रकार से मनसे की तरफ से कुछ पहल you're doing working out something on that, कुछ स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, या जिस प्रकार से शिवसेना, जिस प्रकार से संजय राउत प्रोटेक्ट कर रहे त्र्यंबकेश्वर इशू में जो उनका स्टेटमेंट था, क्या मुसलमान वोट को खींचने के लिए सब जगह से एक संघर्ष चल रहा है? कैसे देखते हो आप? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं कि ये जो संघर्ष ये मुस्लिम वोट को लेने का चल रहा है, ये अभी हमारा तो नजरिया जो हमारा, हम पूरी तरह से इलेक्शंस में अभी आगे वाले इलेक्शंस में हम विकास के मुद्दे पे जाने वाले हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट है वो कैसे लेंगे, ये हिंदू वोट है ये कैसे लेंगे, तो ये बात तो अभी राज ठाकरे साहब ने जो हर बार कुछ बातें रखी है, तो अभी पिछले टाइम में जो लाउड स्पीकर का इश्यू आया था जी, तो उस दिनों में भी हमने क्लियर कर दिया था कि ये कोई कम्युनल इश्यू नहीं है हमारे लिए, ये सोशल इश्यू है। और हम सिर्फ मस्जिदों के ऊपर के लाउड स्पीकर निकालने की बात नहीं कर रहे। तो जिस जगह पर ऐसी बातें हैं तो हमारा विरोध सबको है, और इसलिए हमने वो भी इशू इसी तरह से लिया था कि ये कम्युनल इशू नहीं है, ये खैरे साहब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये देखा गया है कि जहां तक मनसे का प्रश्न है, राज ठाकरे साहब का प्रश्न है, जब भी राज ठाकरे साहब कोई ऐसा इशू बाहर लेकर के आते हैं, जैसे वो बाबा मखदूम शाह की जो दरगाह है महीन में, उसके आगे जाकर के समंदर में एक और दरगाह बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मतलब वहां पर जाकर के समंदर के अंदर, खाड़ी के अंदर भराई हो रही थी और एक और बनाने की कोशिश की जा रही थी। राज ठाकरे साहब ने एक ही बार बोला अपनी रैली में यहाँ पर, और अगले ही दिन डेमोलिशन के लिए पूरी बीएमसी की टीम पहुंच गई, सब लोग पहुंच गए। उसके अलावा लाउड स्पीकर्स का जो मामला आपने बोला, वहां पर भी फौरन लोगों ने राज ठाकरे साहब की बात को माना। इसके अलावा राज ठाकरे साहब ने जो ये बात कही कि भाई मुंबई में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मुंबई में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज्यादा लोग उसमें आकर के समा सकें। इन सब चीजों को लेकर के राज ठाकरे साहब की जो पॉपुलैरिटी है, और इस वक्त हम राज ठाकरे साहब की बात कर रहे हैं, संजय राउत की नहीं, राज ठाकरे साहब में की जो पॉपुलैरिटी है, इन सब चीजों की वजह से बहुत जबरदस्त, बहुत आगे बढ़ी है। मराठी मानुस उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि जो यूपी बिहार के जो वर्कर्स थे,
जो यहाँ पर आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर के नौकरियां खाली लोगों की, मतलब ये कहा जाता था कि भाई कानून का पालन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, क्या वो दोबारा आप लोग मतलब उसको उठाएंगे दोबारा इस मुद्दे को? नहीं, एक बात में एक तो बात ध्यान में लेनी चाहिए इधर कि हमारा जो आग्रह है वो जो इधर के जो मराठी लड़के हैं, मराठी मानुस है, उनका ये हमारे पहले दिन से भूमिका यही है कि जो इधर का जो रिसोर्सेस है उसमें पहला अधिकार तो महाराष्ट्र के लोगों का है। दुरुस्त है। तो हाँ, तो यही बात हम उस बात पे हम अभी भी कायम है। जो उस दिनों में कुछ इश्यूज हुए थे यूपी बिहार लोगों के बारे में, तो उसके बारे में भी राज ठाकरे साहब ने पिछले दिनों में कुछ क्लियर कर दिया था कि उधर जो रेलवे स्टेशनों पे वो कुछ गलत फहमियों की वजह से वो संघर्ष हुआ। तो हमारी जो मांग है कि ये इधर के रिसोर्स पे, इधर के नौकरियों पे ये पहला अधिकार तो महाराष्ट्र के लोगों का है। और बाद में अगर ये बाहर से लोग, और ये बात तो राज ठाकरे साहब आज नहीं पहले से बोल रहे हैं कि जो मुंबई की कैपेसिटी है, मुंबई के साथ महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े शहर है, उन शहरों की जो कैपेसिटी है, उस शहर की अभी कैपेसिटी नहीं बची है कि वो बाहर से आने वाले कुछ लोगों को संभाल सके उसमें। तो अभी जो जिस शहर की अभी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है ज्यादा बाहर लेने की, बाहर से लोगों की, तो अभी इसको किस तरह से रोकना भी पड़ेगा ना अभी कि अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप कैसे आएंगे और इधर कैसे रह सकेंगे? जी, दुरुस्त बात है। मैं उम्मीद करता हूं खैरे साहब कि आप जो है अपने संगठन को और भी ताकतवर करें, बहुत अच्छे तरीके से आप महाराष्ट्र के लोगों की, महाराष्ट्र की जनता की आप सेवा करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो आपको भी वैसा ही समर्थन दे जैसा कि आप उम्मीद करते हैं। खैरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपको वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। नेशन नाउ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Right, and the fact remains that as far as Mr. Raj Thackeray is concerned, let's be very clear. Raj Thackeray's popularity really soared at the time when he started that campaign about outsiders coming along over here and taking up jobs of Marathis and so on and so forth. And it is absolutely true that at one level, there were quite a few people who were very sympathetic towards Raj Thackeray and the MNS, especially with regard to auto drivers. I know, auto drivers fulfill a great need, but quite a few people are also irritated at the complete lack of respect that some of these three-wheeler chaps have for, traffic rules. They think they are driving in Kanpur or they are driving somewhere else and not in Mumbai. But in any event, that's a matter for a bigger discussion on another issue. Right now, from the NCP, we have our old friend, Mr. Mahesh Tapase with us. Mr. Mahesh Tapase, very good evening to you, sir. Good evening, Bajaj Sahab. Good evening, Nambiar ji. Good evening, sir. Good evening. Namaskar and Vande Mataram and welcome to the show. Sir, so Mr. Sharad Pawar has managed to strengthen the MVA. I mean, the first thing that he did, as soon as the Karnataka elections results came in, first thing that he did was he called in a meeting of everybody, and right now I see him traveling all over the place. And he looks healthier, touch wood. He looks healthier, he looks more full of energy, and I haven't seen him this passionate and energetic in a long, long time. What do you attribute, this to? Mr. Tapase, please. Well, Sharad Pawar is an architect of change, and whenever there is an opportunity to effect the change, I think the first change that he brings within himself is that he becomes very agile. This is what I have observed in the last 20-25 years, working very closely with him and having seen approximately 4 or 5 elections closely. So elections and Pawar Sahab is one combination that they just can't live without each other. So and during the times of election or election preparedness or election rallies, Mr. Pawar is just travel, whether it's helicopter, whether it's a car, it's a train, or it is any other mode of transport. He'll go and stay in Karyakarta's house or leader's house and he'll start his day. And he's very prompt on his timing and the time that he gives to people, the time in which he manages his own personal stuff. So I think that is one reason that a lot of people respect Mr. Pawar despite his age. At this age also he is very
he's very prompt. Tapasya Sahab, Sharad Pawar was a great cementing. Pawar Sahab was a great cementing factor. When actually nobody was talking to the Congress, Pawar Sahab said Congress should be a main party where the united opposition is concerned against the BJP. He tried to bring in. Now, do you think after the Karnataka victory, Congress has become more arrogant? Congress, the way they are talking, the way they speak, like Maharashtra, they said we will fight the BMC elections all on our own where BMC is concerned. Do you find that arrogance has creeped in and these things might affect the prospects of a joint MVA? Well, Mr. Nambiar, let me tell you, I'm not letting you going to have your cake and eat it too. This is the first statement that I'm going to make. And as far as about the Congress party, I think they have become more submissive, they have become more respectful. It was Mr. Kharge who himself called on our leader, Mr. Pawar, and also on former Chief Minister Raj Thackeray and invited him personally for the swearing-in ceremony of Chief Minister Sidaramaiah and Deputy CM DK SHIVAKUMAR on 20th of May, that is Saturday. So I don't think there is any merit to whatever has been discussed. But in Maharashtra, the NCP, the Congress and the Shiv Sena have a fantastic understanding. The same understanding persists at the national level within the UPA partners, barring a few small incidences here and there. Everybody wants to increase their vote share. Everybody wants to have their more number of elected representatives. So there is fair in that. But once the basic formula is finalized, everybody wants to adhere to it. And that's the reason of success. In Karnataka, I remember we had about 6 seats which we contested without any alliance in Karnataka. Of course, and the Nipani seat we lost by hardly 78,000 votes. Our candidate took almost 66,000 votes. In Nipani, Congress candidate took 44,000 votes. And the BJP candidate got approximately 76,000 or 77,000 votes. So it's not that Congress has become arrogant. I think it was a very nice gesture on behalf of Congress President Mr. Mallikarjun Kharge ji to personally call up Sharad Pawar ji and Uddhav Thackeray ji and personally invite them for the swearing-in ceremony on Saturday, that is the 20th of May. So all the speculation at the moment in various channels, especially the Marathi channels, that there is a possibility that the arrogance of the Congress, or rather the victory in Karnataka, which may have led to arrogance in the Congress, is not really true. Is that what you're saying? I will just say that your channel stands apart from all the other channels. Thank you so much, sir. Because and the other thing, which I find somewhat strange, Mr. Tabase, if you could throw some light on this, I have not been able to confirm from anybody, and neither has Pradeep ji, nor have any of our reporters, that in the last MVA meeting that was held at Sharad Pawar's house, and some of the meetings after that, that seat sharing was discussed at all. Has seat sharing been discussed? Because Lok Sabha elections are about a year away and BMC elections have still not been announced. So has anything like that been discussed so far? Fortunately, I was at the resident present at that moment. In fact, in the video that you just showed, I was standing in that corner behind. Right. Can we have that video back on again, please? Yes. So there was no discussion. Yes, Mr. Tabase. I think we may have seemed to we seem to have But lost. what has been agreed upon is that. Yes. There seems to be a bit of a network issue. I'm sure we'll get him back. Mr. Tabase, can you hear us, sir? Yes, I can hear you loud and clear. And we can hear you loud and clear again. Now, could you please repeat that, sir? You said that you can also be seen standing. He is there. Right. Yeah, we can see you there. Right. Please go ahead, sir. Okay, but there has been no discussion as far as the number of seats to be taken, to be shared and all that. What was decided that the alliance will continue, the alliance will take the next Vajramukh Sabha, probably call in the new Chief Minister of Karnataka to felicitate him on his becoming the Chief Minister. And there will be a small committee comprising of 2 prominent leaders, 2 of NCP, 2 of Shiv Sena and 2 of the Congress party. And they will do the mathematics. They will try to work out the mathematics regarding the number of seats, number 1 position, number 2 position. And this is what has been discussed. But exact number of seats, nothing of that could have happened in such a small meeting of an hour and a half. So that is absolutely highly impossible. Right.
Tapasya Sahab, you know, Uddhav ji, I mean, it is in the everywhere the media indirectly leaked that he's declared Mumbai, all the 6 constituencies, the candidates, Arvind Sawant will fight from here, Mr. Anil Desai will fight from there, Prakash Ambedkar has been given against Rahul Shewale. So what's happening if he takes about 6 constituencies, except I think Gopal Shetty's constituency, no candidate. Unofficially, they have named, Uddhavji has named candidates everywhere. Where are we going to? I mean, are we looking at an alliance where Lok Sabha is concerned, or is this posturing? Is this posturing? There cannot be any unofficial declaration of any candidate when you are going to face an election as an alliance. And the election is not small, it's not a Nagarpalika or a Gram Panchayat election, it's a national general election where we are going to take the BJP. So here I do not think, see, people with whatever interest, they might prop up their own names, there might be speculation, there might be reasons for media to make some breaking news. So I accept those things at that level. Okay, this name is going there, this name is going there, but eventually what will be decided in the MVA will finally be accepted by all the partners. And I guess a joint statement may come out declaring all the names, or at least the seats. Names is an internal party issue, but at least which seat will go to which party for the Lok Sabha. See, we have got 8-9 months left for the Lok Sabha and almost a year and a half for the Vidhan Sabha, if the government completes its full term in that case. So at this moment, we have got the monsoon. No electoral campaigning is going to happen in the monsoon season. So this time we'll utilize properly for our Vidhan Sabha seats, our Lok Sabha seats. We are expecting that the elections to the Municipal Corporation, Mumbai and other 13-14 municipal towns will happen towards October, November, or towards Diwali, or maybe just post Diwali or post Ganpati and before Diwali or something like that. So we are expecting these things to happen. So all that will also have a different kind of effect, because ultimately the voter sentiments is different at the local level, it's different at the state level, it's different at for the national level. So Karnataka has managed to rope in snatch the power from BJP and hand it over to the Congress party in the state of Karnataka. And I think the same might happen in the state of Maharashtra, because it had already happened. Whatever Vajramut that we did, whatever MBA we did manage to snatch the power away from the BJP. Now Haryana is coming up, Chhattisgarh is coming up, Rajasthan is coming up, and we are getting feelers that at the local level, at the state level, people want a change, and people definitely want to get back the old alliances, the Congress-backed alliances, or the secular alliances, the Mahavikas or the UP alliances back in in those states. So in effect, the victory of the Congress, of a non-BJP party, the Congress in Karnataka, has given an added fillip to the MVA over here in Maharashtra. Is that what you're saying? So definitely, because see, Maharashtra, any which ways, the sentiments against the current dispensation is very low. It's only the BJP. Shinde faction does not have any kind of a popular support amongst the masses. Neither does their cadre roam around. Neither the MLAs are free to roam in the city or in their respective constituency without this adequate Y+ security paraphernalia which they are carrying since over the last 8, 9, 10 months. So if you are so confident that probably you don't need such a heavy police deployment around you, people should be free to come and approach you, and you should be freely able to mingle amongst the people. So this is not the scene. What has been projected is, for whatever reason it is projected, but that's not the reality. People definitely don't talk bad about their political intentions or view their political intentions in front of leaders, but at the back of the leaders, they definitely talk. Go and talk to any rickshawala in the state of Maharashtra. Go and talk to any bhajiwala in the state of Maharashtra. Go and talk to the people who are flying the children to school via school buses. Talk to them. Talk to the lowest strata of the society, and they will ask you that they are not happy the way Shiv Sena has been broken and new splinter group has been created, and that too the bow and arrow symbol and the official party has been snatched away from the Thackeray's and given to Mr. Shinde. So people are not very happy with that. Had Mr. Shinde voiced his opinion, voiced his dissident, raised a red flag, taken his group, maybe formed a separate entity, and then probably shown his charisma, strength,
try to put something good, try to do something good for the state of Maharashtra, get new innovative policies, and probably in a year's time, people would have accepted that there's a different thing. But he didn't do that. He tried to snatch the legacy of Balasaheb Thackeray, which I think any person, see, even if in your own home, if one family member of one brother tries to snatch away everything, then the others are definitely going to get ruffled, I mean, in the wrong way. And that's Sandeep exactly Tapase, you've observed this government in power, the Mr. Fadnavis, Mr. Shinde government. Can you remember anything of note or anything worthwhile that they may have done in these last 10 months? I don't think they have done anything worthwhile. First of all, they are too scared of the constitutional consequences. Here, the Supreme Court has given very clear direction, very clear indications that all is not well as far as the constitutional framework of the country is concerned regarding the current dispensation in the state of Maharashtra. It raised questions on the role of the governor. It raised questions regarding the appointment of the chief whip. It raised questions on the way Schedule 10 was being identified by the speaker. So many things are there. It has again raised question and told the speaker to identify which is the original group, something which the Election Commission has already done. They have taken the bow and arrow, they've taken the Shiv Sena and said that the Shinde faction is the original group. But now here Supreme Court says no, the speaker has to decide, he has to call for the meeting, and it is the party ultimately which will give the whip. It's not the legislators. The legislators are only elected representative, but party has the sentiments of the people. There are only 50-60 MLAs of any one political party, but there are hundreds and thousands of karyakartas, maybe lakhs of karyakartas of any political party. So that does not mean that the sentiments of karyakartas are equally echoed by the elected representatives within that house. Now, Mr. Tapase, do you expect the speaker to be an honest arbiter of what the Supreme Court has directed him to do? I think given the speaker's age, he may have a long inning and a political career. So any person with that kind of a age available to him may not want to put a blot in his career. The speaker's post is absolutely a non-partisan post. Yes. And even if it's, like I said, even if it's on the last day of his office, Mr. Shinde's office, he will have to do it. The speaker will have to disqualify him if at all he wants to save his own image. And this is what I feel. Now again, there are ifs and buts, legalities and things like that, but nobody would want to go down in history in a negative manner. I'm sure that Rahul Narvekar, the Speaker of Maharashtra, also understands this. So I'm very certain that he will take a decision within the constitution and the legal framework of the country. Sir, Tapase, Ajit Pawar ji probably sometimes echoes some different kind of versions where he says the 16 may not be disqualified too, and if the 16 extreme cases disqualified, the government will not form. He sometimes, Ajit Pawar ji sometimes veers away from the MVA kind of talk that you gave. Is it going to disturb the alliance? And along with Ajit Pawar ji, Pawar Sahib is always the center of politics in Maharashtra. Today, Dev Fadnavis talking to the people, his cadre in Pune was continuously quoting the book. Look what Pawar Sahib has said on Uddhav Thackeray. Look what Pawar Sahib explained on Uddhav Thackeray. Look how he has said that he doesn't have the political acumen. Look at how he said he never had the decision-making command before him. Look how he could not attend the Mantralaya twice. So all these things. So how do you see this? Are you giving confusing thing to the electorate and to every political participant in this entire Maharashtra politics? Which way is the NCP actually? Pawar Sahib, Ajit Pawar Sahib? As far as Ajit Dada Pawar is concerned, I think he knows all the 288 legislators of Maharashtra like the back of his hand. Whether it's the BJP or they belong to Congress or to Shiv Sena or independent or any small regional district faction that they may belong to. But Ajit Pawar ji definitely knows and has a personal rapport relation with these leaders, and I have seen across party line legislators love Ajit Pawar for whatever he stands for. The media has a different perspective for it, that he rarely cares for that. I mean, Mr. Ajit Pawar rarely cares for that. But the legislators across party line love him. See, he
he has increased the pay, perks, and the MPLAD funds of all the legislators in Maharashtra. Now it's almost 4 or 5 crores per year, which is quite high. It's almost equivalent to that of a member of parliament. So, apart from that, the other perks of whether it's the DA, TA, and all the other things have also been increased. And Ajit Pawar ji knows ki what is the political scenario in every constituency, or at least most of the constituency, and who are the fence sitters in that political party. And he has his rapport, and hence he feels that current dispensation enjoys a majority of 182. So even if you minus the 16 out of them, then again they are still way above the magic figure of 145. So, and I mean, in that case, after disqualification, the magic figure will also slide down from 145 to minus 16. So in that case, he still feels that. But yes, if the CM is disqualified, then the cabinet will have to definitely go. The cabinet will have to surrender its resignation. Then it's upon the governor whether to call the single largest party, which is the BJP at this point of time, or any other political party, whether it's the NCP or the Congress or the Shiv Sena or any other party supported by the other leftover legislators, wants to form a government. So this decision will purely depend upon the political acumen of the governor himself, and hence Mr. Ajit Dada Pawar feels that even if the current dispensation is dislodged, I mean, the chief minister and Shinde, but it may not have a bearing on the entire number game which the BJP has somehow kind of mustered up. So this is the information. We feel that our state president has made this thing comment that if Shinde goes, then the government will fall, and if the government falls, then people might want to switch sides, like how in 2019 when the MVA was formed, the independent legislators, they are supporting us. The same thing might happen now. And in fact, right, more the time taken by the speaker, it's not the image of the Shiv Sena, or it's not the image of the Shinde faction which is getting tarnished. If you talk to people across your social spectrum, you will say, yeah, BJP they are not doing right. They are playing too much with the constitution. So it's ultimately the BJP's image which is getting tarnished. If the speaker takes one day, still it's the BJP, or whether it takes 1 year, it's still the BJP's image which is getting the back. So in effect, So the MBA's battle. People have done away with Eknath Shinde. They know that Yes. he has no locus standi in the entire game of the government, and people have accepted that, and probably he also understands. So people are not worried. But definitely, the BJP as a political party, as a national party, as a party which claims to be a party with difference, should worry about their own independent political image and identity, and they should not be looked upon somebody who is ruined or disrepute to the constitution and the political machinery of the house. So in effect, what you're really saying is that at the moment in Maharashtra, per se, the battle is between the MVA and the BJP. That's it. Yes. Tawala Sahab, how do you see it? Pawar Sahab has cemented a fantastic, vote share. 17% NCP, 16% Congress, and another 16% the United Shiv Sena. Now it's actually Uddhav Sena gets all the votes. Then Prakash Ambedkar comes with 4%. So you have got an undefeatable more than 50% vote share. Now you see the Muslim population in Mumbai around 20% vote share, and across Maharashtra it is around 14%. So if you get the entire vote, Sharad Pawar Sahab has cemented an unbeatable super alliance. But Prakash Ambedkar ji was telling that, some people will come and some people will go. By the time we reach the election mode, people might come in and parties might go. So how do you see that? Is this going to remain till 2024 and you're going to clear Maharashtra, Lok Sabha, Assembly and all these local body elections? Well, I am not sure who Mr. Prakash Ambedkar was referring to. If it's the NCP and the Congress and the Shiv Sena, I think we are going to stick to our positions and definitely take on to the BJP and hit them with full hard-hitting votes, which we are very confident which will be polled in favor of the MBA candidate. See, I think the MLA election is slightly more tougher than the Lok Sabha election. We see that the Kaspa Legislative Assembly segment was with the BJP for good 27 years, and 27 years the MBA candidate Dhangekar, who is now with the Congress party, has managed to win by a margin of approximately 10,000-12,000 votes, and I think that's quite sizable. That's quite appreciable. Something which is a deep-rooted pocket
of the sung of the BJP and snatching away a seat from that particular belt. It was not easy, and it has happened. So if that can happen in a seat like BJP dominated Kasba Pet, then I think the other seats are more vulnerable for the BJP because the battle here is 3:1, and that is why this entire religious polarization thing has started to happen. You see Yes. what has happened in Triambkeshwar. Triambkeshwar. Triambkeshwar, I mean, that's a age-old tradition which Muslim people have been doing. They've been going to the shrine and offering the dhoop diya over there from last I don't know how many years. So what has suddenly happened that they started objecting? Maybe the These effect people of are or absolutely maybe the caught effect of losing Karnataka. Maybe. So, I mean, this is absolutely uncalled for. And why should you object to it? I mean, we also go to so many shrines, irrespective of the faith Yes. that we are born in. I go to almost most of the shrines, whether it's of any faith. So, and I'm sure that most of us who understand spirituality, who understand this cosmic energy on a more spiritual level than at the religious level, I mean, we bound down to every such. So but that points the way, doesn't it? I mean, that points the way where perhaps the BJP's campaign will go. So it definitely is an indicator. They are trying to set the ball rolling much ahead of 2024, and I think this is the way that they want to polarize. I mean, see, now Hanumanji didn't work in Karnataka. Let me tell you this Yes. thing. Hanumanji took his gada, banged it on BJP's head, and said that you are not worth, to carry me on your head, not to talk about my gada. So, I mean, they bought Hanuman, and who could have done that? I mean, the Prime Minister, rather than talking about development, and what is it talking about? Jai Shri Ram ko nahi mante ho. Hanumanji se adichu unhone lagi. Not, I mean, definitely not worthy of any Prime Minister to take this line, at least in an election campaign. He could have been more inclusive and given more, objective, speech in terms of development, education, eradicating caste and class and religious barriers and trying to unite the entire country, something like that. But he got the Hanumanji into act. So Hanumanji got very angry. He said, "No, I'm going to not listen to you." Unfortunate, but that's true. But do you think, are you therefore indicating that perhaps BJP has not learnt its lesson from Karnataka? Because if they try the same thing in Maharashtra, I doubt if they will succeed. See, if you see BJP people talking in Maharashtra, whether it's Mr. Rani Jr. or some of the legislators which BJP has appointed. Yes, they we are saw just that. Talking. For what reason? I mean, why do you need to be on television every day? I mean, you definitely talk when you have something material to talk, something as far as development. But last 10, 11 months, I think the way that the Maharashtra politics has happened, let me tell you on air that my family has stopped watching television and they have stopped watching news. They are only interested in, entertainment channels. They said enough of it. Because every night till about 12:30, 1 in the morning, I'm listening to different channels on YouTube, who has said, and I'm sure all of us are doing, you are also doing as part of your thing, because it's become very difficult for all of us, and I think that little peace, that little happiness, that little extracurricular time that we used to have is all gone, thanks to Mr. Shinde and Mr. Fadnavis. JP Nadda was here. JP Nadda in Mumbai says Mumbai is going to have a BJP mayor. How does he, what share he is talking about? A united MVA? Impossible. What does he think that MVA will be a divided house and be fighting, every party will be fighting the BMC elections on their own, and probably BJP has got some 27%, 26% vote share that will take them through. How do you see that? What prompted JP Nadda to say that Mumbai will have a BJP mayor? Tapas is out. See, I think that is mostly to ignite the aspirational content in any particular candidate who wants to, face the who wants to face the corporate elections. So I think as a party president, he has made a statement, but there is no merit and there is no truth to that statement. Even the BJP knows it for sure. I mean, they don't have the requisite numbers. They don't have the percentage of votes vis-a-vis the entire MBA. So I think it's a he has made a statement, but I don't think that statement will ever see the light of the day. Right, thank you very much, Mr. Tabase. It's been great talking to you, and your very candid, absolutely, completely direct and simple analysis is a pleasure to listen to. You are never long-winded, you don't beat about the bush,
you come straight to the point, and you answer in a way one does not see from most spokespersons. Just for that alone, we thank you. Thank you very much, Mr. Thank you. Passer. My pleasure. My pleasure. Thank you so much. Namaskar, sir. Namaskar and Vande Mataram. Thank you very much. That was nice. That was really, truly nice. Very straight, very upfront, straight from the shoulder. He doesn't hold himself back. That's it. All right, let's take a few comments. Let's see what have we got. आप लोगों के comments बड़े आए हैं. Let's take a few, some of the comments at least. Can we have them on, please? Right. What are the comments, gentlemen? Can we take that? करनी बोल निमंडनु ये निवेदन परवांचा धरा का गेक. What does that mean? I don't even understand what that means. Do you understand? बोल रहे ती निवडून ये please पवारांचा धरात का गेक. I don't understand what that means. Raj Thackeray focus only on Maharashtra. That's what we said. Jai Maharashtra. Yes. All right, Jai Maharashtra to you as well. Can we go ahead, please? Very good. First point is Mumbai and not Bombay. People in Maharashtra should understand the importance of Raj Thackeray. Yes. All right. BJP introspection on Karnataka. What have we got? In Delhi and Punjab, Congress converted to AAP just as JDS converted to Congress in Karnataka. Plus M, I assume you mean Muslims, all over Karnataka voted for Congress en masse. That's what Mr. Gouda says. Satyanarayan Gouda Sahib, that's what he says. Right, let's go ahead. Oh dear, that's a bit much, I can't read that. Don't believe on Raj. On Raj Thackeray, very opportunistic politician, absolutely unbelievable politician. I assume he means a politician they can't be believed. That's the reason he couldn't settle in politics. Right, thank you very much. That's just about it. Please do keep sending in your SMSs. Please do keep sending in your comments, and I'll try and read out as many as possible. Try to keep them short. If you write too much, then it becomes impossible to read it. But thank you all the same for making the effort to comment. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप इसी तरह अपने कमेंट भेजते रहें और हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे हर रोज. From the Nation Now team, from both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.